जय श्री राम, राधे राधे। क्रिस सर कॉम्पिटिटिव ऐप और यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज जो हमारा सेशन है बिहार दरोगा एग्ज़ाम, जो कि 2024-25 में आने वाली वैकेंसी है, उसी भर्ती को ध्यान में रखते हुए ये बैच लॉन्च किया गया है। आपको इस सेशन में जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे वे सारे प्रश्न अब तक के दरोगा में पूछे गए, चाहे वो वन दरोगा हो, ESI हो, मद्य निषेध दरोगा हो, वन दरोगा हो, आपका जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पीटी या मेंस में, सब पर आधारित आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे। साथ ही साथ उससे संबंधित तथ्य भी आपको दिए जाएंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी मददगार रहेगी क्वेश्चन सॉल्व करने में, और इससे आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर हो सकेगी। हमारा यह पूरा कोशिश रहेगा हमारी टीम का कि आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कर सके। तो आइए अपने इस सेशन को शुरुआत करते हैं और अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ है? ठीक है, इसको पहले हम डिटेल में देखेंगे। हमारा जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो क्या है, कितनी बार लागू किया गया है, इन सब के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा जो ये राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में चर्चा किया है, पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम देखेंगे आपातकाल की चर्चा कहाँ की गई है। तो हमारा जो संविधान था उसमें हम देखेंगे भाग 18 में आपात उपबंध की चर्चा की गई है। अब देखिए, हमारे संविधान में कुल भाग है आपका 22 है, और ये 22 भाग में हमारे जो आपात उपबंध की चर्चा की गई है वो भाग 18 में की गई है। और भाग 18 में ये जो आपातकाल है, अनुच्छेद आपका होता है 352 से 360 के बीच में। ठीक है, हमारे जो आपात उपबंध है वो हमारे संविधान में भाग 18 में चर्चा किया गया है, और अनुच्छेद जो हमारा है 352 से 360 तक है। अब हम देखेंगे आपातकाल, कितने आपातकाल की चर्चा की गई है हमारे संविधान में। तो हमारे संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की चर्चा की गई है। पहला हम देखेंगे राष्ट्रीय आपात। हमारा जो पहला आपातकाल देखेंगे हमारा राष्ट्रीय आपात हो गया। अच्छा, दूसरा हम देखेंगे राष्ट्रपति शासन। दूसरा हमारा हुआ राष्ट्रपति शासन। तीसरा हमारा जो आपातकाल वो हमारा वित्तीय आपात हुआ। अब ये हम 3 प्रकार के आपातकाल देखें तो सबसे पहले हम जो राष्ट्रीय आपात देखते हैं वो देखते हैं किस अनुच्छेद में आता है। तो हमारा जो राष्ट्रीय आपात है वो आर्टिकल आपका 352 में आता है। राष्ट्रपति जो शासन है हमारा 356 में आता है, और जो वित्तीय आपात हमारा है वो 360 में आता है अनुच्छेद। ठीक है, हम लोगों ने इतना देखा। फिर आपका हम लोग ये देखेंगे जो राष्ट्रीय आपात है कितनी बार लागू अब तक कराई गई है। ठीक है, और फिर हम देखेंगे राष्ट्रपति शासन के बारे में और वित्तीय आपात के बारे में। तो हमारे जो संविधान में जो राष्ट्रीय आपात की जो चर्चा की गई है वो इसलिए किया गया है कि जो भी पहले क्या होता था कि आंतरिक जो भी अशांति होती थी तो राष्ट्रीय आपात लगा दिया जाता था। लेकिन जो हमारा 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, उसमें यह कहा गया कि आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र बल का प्रयोग किया गया। तो आइए हम देखते हैं ये जो राष्ट्रीय आपात है हमारा कब कब लगा था, इसको हम देखेंगे। ये लगा हुआ था सबसे पहला आपका 1962 में, फिर दूसरा लगा था 1971 में, और तीसरा हमारा लगा था 1975 में। तो जब हमारा राष्ट्रीय आपात है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन वही पूछ रहा था, भारत में कितने बार अब तक राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ है। तो यहाँ पे हमने बता दिया आपको कि राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगा, आपका 3 बार लगा, 1962 में, 1971 में और 1975 में। ठीक है, और 1962 में हम देखेंगे कि क्यों लगा था, 1971 में क्यों लगा था और 1975 में क्यों लगा था। तो 1962 में जो हमारा हुआ था भारत चीन युद्ध हुआ था, तो इस कारण लगा। 1971 में हुआ था भारत पाकिस्तान युद्ध, सब जानते ही होंगे, बांग्लादेश के लिए हुआ था। अब देखिए 1975 में जो हुआ था हमारा JP आंदोलन, तो इसी कारण से हमारा राष्ट्रीय आपातकाल लगाया। अब तक 3 ही बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। तो यहाँ पे हमारा पहला, यहाँ जो क्वेश्चन था हमारा, देखेंगे हम यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन था राष्ट्रीय आपातकाल, तो यहाँ पे ऑप्शन में आपका दिया हुआ 1 बार, 3 बार, 2 बार, 4 बार। तो क्या हुआ हमारा 3 बार, क्योंकि हम लोग यहाँ पढ़े क्या, 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा, 1962, 1971 और 1975। ठीक है, अब आइए हम दूसरा आपातकाल, जो राष्ट्रपति शासन जो है वो कितनी बार लगा। तो ये लगते रहता है, कभी भी जब ऐसा लगता है हमको किसी राज्य में हो गया या किसी क्षेत्र में लगता है कि संवैधानिक तरीके से वहाँ कार्य नहीं हो रही है, सरकार नहीं चल रही है, तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अब हमारा जो वित्तीय आपात है वो अब तक हमारे भारत में एक भी बार नहीं लगा हुआ है। ठीक है, अब हम इसको आते हैं, इसको डीप में देखेंगे। यहाँ
देखिए यहाँ वही बात है जो आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया है, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं। ये आपके सामने इसलिए लाया गया है ताकि आप देखते भी रहें और सुनते भी रहें, ताकि आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर हो सके। आपको कोशिश करना है कि सुनकर ही याद कर लें। और यहाँ पे हमने ये डिटेल भी डाल दिया है ताकि आप देखें भी उसको, तो और आपके माइंड में अच्छे तरीके से सेट हो जाए और आपका तैयारी काफ़ी बेहतर हो सके, ठीक है। तो हम यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं भारतीय संविधान के भाग 18। पहले ही हमने आपको बता दिया था, भारतीय संविधान के भाग 18 में चर्चा किया गया है। और देखिए अनुच्छेद 352 से 360 तक, 352 से 360 तक हमने बताया। इसमें आपातकाल के बारे में चर्चा की गई है, जिसमें से 3 आपात के बारे में हमने बताया था। जो 3 आपात के बारे में, जो आपका राष्ट्रीय आपात 352, राष्ट्रपति शासन 300, आपका 56 और वित्तीय आपात 360, ठीक है। आगे हम चलेंगे। आपातकाल लागू करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। देखिए ये भी एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपातकाल किसके द्वारा लागू कराया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा। उन्हीं को यह मतलब अधिकार दिया गया है, ठीक है। और जब हमारा आपातकाल लागू होता था तो उसे हमें संसद से जरूर अनुमोदन कराना होता है। जब हम संसद से अनुमोदन करा देते हैं तो 6 महीना तक वो वैलिड रहती है, ठीक है। 6 महीना तक वो लागू रहती है। आगे हम देखेंगे भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है। आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया है 3 प्रकार के आपातकाल कौन कौन से हैं। साथ ही साथ आर्टिकल भी हमने याद कराया आपको, ठीक है। तो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब हम आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अच्छा, यहाँ पे जो डिटेल हमने आपको बताया था वो भी डिटेल हम देखेंगे। यहाँ पे आपको इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। वैसे तो मैंने ये करा दिया आपको, पर एक बार आप सामने से भी देख लें ताकि आपके माइंड में काफ़ी अच्छे तरीके से सेट हो सके। वही चीज़ है जो मैंने आपको बता दिया है, राष्ट्रीय आपात जो अनुच्छेद 52 में बताया गया है। अब देखिए यही चीज़ है, यह आपात है युद्ध, देखिए युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह होने पर लगाया जाता है, ठीक है। सशस्त्र विद्रोह शब्द वही हमने आपको बताया 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत यह सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया, ठीक है। अब अगला हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति शासन जो है आर्टिकल 356 के तहत है, वित्तीय आपात है 360 के, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखेंगे। आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है उद्देशिका, उद्देशिका के बारे में यहाँ चर्चा किया है। पूछ रहा है उद्देशिका के बारे में आपको बताना है कि हमारे जो उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन में कौन सा शब्द जोड़ा गया। देखिए यहाँ पे शब्द पूछ रहा है कौन सा शब्द जोड़ा गया। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया है। पहला ऑप्शन में दिया है समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक। दूसरे में दिया है समाजवाद, पंथ निरपेक्ष अखंडता। तीसरे में दिया है समाजवाद, लोकतंत्र, अखंडता। और चौथे में दिया इनमें से सभी। अब आपको ये सारे ऑप्शन देखकर लगता होगा यार क्या होगा, सब में तो लगभग सेम ही बात दिया है। अगर आपको अच्छी जानकारी नहीं है तो आप जज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सब लग रहा है कि यार समाजवाद सुना सुना ही लग रहा है, धर्मनिरपेक्ष सुना ही सुना लग रहा है, लोकतांत्रिक तो जानते ही हैं हमारा जो भारत है लोकतांत्रिक देश है, फिर यहाँ अखंडता की बात करी जाती है, तो यही सब चीज़ है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे मार देंगे इनमें से सभी। लेकिन क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको सही तथ्य नहीं पता है। आपको अच्छे से पहले तो पता ही नहीं है कि ये उद्देशिका है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे, जो हमारा संविधान की जब संविधान बैठक होता था तो हमारी जो तीसरी बैठक हुई थी। अच्छा चलिए देखते हैं हम पहले, सबसे पहला बैठक हमारा जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, ठीक है। और 9 दिसंबर जो 1946 को हमारे संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था, तो उस समय डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। फिर हम देखेंगे हमारा दूसरा जो हुआ था 11 दिसंबर 1946 को, इसमें हम लोग के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में से पूछे जाते हैं कि कब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, कब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। तो हमारा जो तीसरा हुआ था संविधान सभा का बैठक 13 दिसंबर 1946, और हमारा जो क्वेश्चन है इसी पे आधारित है। 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, जो हमारी पहले जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, अब देखिए वो उस समय क्या हुआ था, वे संविधान सभा में उद्देशिका पेश किए थे, जिसको उद्देश्य प्रस्ताव भी आप कह सकते हैं। उसको पहले उद्देश्य प्रस्ताव बोला जाता था, उद्देशिका बोला जाता था। तो उस समय वो संविधान सभा में अपना पेश करते हैं, ठीक है। लेकिन वो कब एक्सेप्ट हुआ आपका, 22 जनवरी 1947 को। ये वाला डेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जितना ये इंपॉर्टेंट है उतना ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे कि पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब उद्देशिका पेश किया, तो आपका ये डेट हो जाएगा। और अगर आगे पूछता है कि कब एक्सेप्ट हुआ संविधान सभा द्वारा, तो 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट किया गया, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे वो पेश तो किया, यहाँ पे एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात किया उद्देशिका में, अब वही जो एक्सेप्ट हुआ था तो उसी का आगे चलकर नाम पड़ गया प्रस्तावना। प्रस्तावना को तो पता ही है आपको, संविधान की आत्मा बोला जाता है,
ठीक है। अगर स्पेशली अगर पूछता है कि आर्टिकल 32 जो होता है, यहाँ पे देखिए एक और पॉइंट याद कीजिए, संविधान का आत्मा प्रस्तावना को तो बोला जाता है, लेकिन अगर पूछा जाएगा कि भीमराव अंबेडकर किसको बोले थे, तो भीमराव अंबेडकर आर्टिकल जो हमारा आर्टिकल 32 है उसको बोले थे वो संविधान का आत्मा है। ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पे उद्देशिका के बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है, इनमें से कौन सा शब्द जोड़ा गया। तो उसमें उसके पहले हम जानेंगे कि जो वो प्रस्तावना तो हमारा हो गया आगे चल के, तो उसमें क्या होता है, संशोधन होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है 42वां संविधान संशोधन। तो हमारी प्रस्तावना में अब तक मात्र एक बार संशोधन किया गया है, तो वो जो संशोधन किया गया है उसी में 3 शब्द ही जोड़ा गया है। तो वो 3 शब्द क्या क्या है हम देखेंगे। तो हमारा 3 शब्द हो जाएगा आपका समाजवाद हो जाएगा, दूसरा आपका हो जाएगा पंथ निरपेक्ष हो जाएगा, और तीसरा जो शब्द जोड़ा गया था वो अखंडता जोड़ा गया था। देखिए यही 3 शब्द जोड़ा गया था और हमारा प्रश्न में भी वही पूछ रहा है। तो यहाँ ऑप्शन में पहले हम देख लेते हैं एक बार कि क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे पहले में जो दिया हुआ है हमारा समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक। देखिए यहाँ पे समाजवाद तो दिख रहा है पर ये दोनों से कोई लेना देना नहीं है हमारा। दूसरे में है समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। देखिए यही पे वो ऑप्शन है जो हमने यहाँ पढ़ा था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा बी। क्या दिया हुआ है, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। ठीक है। अब चलिए हम कुछ और तथ्य जानेंगे, प्रस्तावना से हम रिलेटेड कुछ और तथ्य भी जानेंगे जो आपके लिए काफ़ी आवश्यक हो जाएगा। क्वेश्चन अगर दूसरे तरीका से पूछता है, जरूरी नहीं है कि अगर उद्देशिका से पूछ रहा है तो सिर्फ यही क्वेश्चन पूछेगा, तो हम वो भी तथ्य जानते चलेंगे। अब देखिए प्रस्तावना में जो हमारी चर्चा किया गया है, हमारे प्रस्तावना में चर्चा किया गया है कि न्याय की चर्चा की गई है प्रस्तावना में। तो हम देखेंगे न्याय की जो चर्चा की गई है, कितने स्तर पे न्याय की चर्चा की गई है। तो हमारी जो प्रस्तावना में न्याय की जो चर्चा की गई है वे 3 स्तर पे न्याय की चर्चा की गई है। अब 3 स्तर कौन कौन सा है वो देखेंगे। देखिए सामाजिक स्तर, आर्थिक स्तर और आपका हो जाएगा राजनीतिक स्तर। देखिए आपके 3 स्तर पे न्याय की चर्चा की गई है। अगर पूछता है तो हमारा ये 3 हो गया। फिर अगर पूछेगा अगर हमसे कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, तो हमारे संविधान में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा की गई है। आइए उसको भी देखते हैं, वे 5 प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन से है। ये जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए। अगर हम इस मतलब दुनिया में अगर जी रहे हैं, चल रहे हैं, तो ये सब नॉलेज हमें होना चाहिए, ताकि अगर हमारे साथ वैसी घटना होती है तो हम किसी से लड़ सकें कि हमारे ये अधिकार है। अपना अधिकार जानना बहुत जरूरी है। तो कौन सा स्वतंत्रता हम लोग को मिला है, तो हम लोग यहाँ देखेंगे विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है। इस सबके में स्वतंत्रता लगा दीजिएगा। यहाँ पे विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। ये हमने देखा स्वतंत्रता के बारे में। अब हम देखेंगे समानता कितने स्तर पे की दिया गया हमको। ठीक है। तो वो 2 स्तर पे दिया गया, वो हम देखेंगे। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, ये 2 समानता की चर्चा की गई है हमारे संविधान में, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। ठीक है। अब हम अपना अगला देखेंगे कि जो हमारे संविधान में, ये तो हम देख लिए कि न्याय की चर्चा, फिर ये सामाजिक आर्थिक स्तर और राजनीतिक स्तर पे न्याय की चर्चा देख लिए, प्रतिष्ठा और अवसर की समता देखेंगे। अब देखेंगे हम जो हमारे संविधान में जो 5 प्रकार के जो चर्चा किए गए हैं, 1 मिनट बताते हैं। अब 5 प्रकार के स्वरूप के बारे में देखेंगे। ठीक है। तो हो जाएगा हमारा संप्रभु, संप्रभु हो गया हमारा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और 5वां देखेंगे गणराज्य। देखिए ये जो 5 प्रकार के हैं ये हमारे स्वरूप हैं। यहाँ पे संप्रभु की जगह कभी कभी हम लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भी देख लेंगे इसी की जगह पे। ठीक है। तो कभी कभी हम लोग यहाँ पे देखा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, या उसकी जगह पे संप्रभु भी देख लेंगे। ठीक है। फिर है समाजवादी हमारा हो गया, पंथ निरपेक्ष हो गया, लोकतंत्रात्मक हो गया और गणराज्य हो गया। ये 5 प्रकार के स्वरूप दिए हैं। तो आइए हम इसको रिपीट करते हैं फिर से
हमारी प्रस्तावना में कितने प्रकार के स्वरूप दिए गए हैं? तो 5 प्रकार के आप देख लिए। न्याय कितने स्तर पे दिया गया है? 3 स्तर पे दिया गया है। और स्वतंत्रता कितने स्तर पे दी गई है? 5 स्तर पे दी गई है। और समानता 2 स्तर पे दी गई है। ठीक है, अब एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगर आपसे पूछता है कि हमारा संविधान कब लागू हुआ, तो आप क्या बोलेंगे? इसमें बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है कि हम लोग कभी क्या होता है, एक 26 नवंबर, 2 डेट देखेंगे यहाँ पे 1949, और एक डेट देखेंगे 26 जनवरी 1950। देखिए मैक्सिमम बच्चे गलती क्या करते हैं, ये दोनों जो सन दिया हुआ और डेट दिया है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। कब लागू, जब बोलते हैं हमारा संविधान कब लागू हुआ था और कब अंगीकृत हुआ था, तो दोनों एक चीज़ नहीं है, दोनों में काफ़ी फर्क है। तो जब पूछेगा हमारा संविधान कब अंगीकृत हुआ था, अधिनियमित हुआ था, आत्मार्पित हुआ था, तो हम क्या बोलेंगे? 26 नवंबर 1949। ठीक है, इसको क्लियर करते चलिएगा। जब बोलेगा हमारा संविधान अंगीकृत कब हुआ था, तो हमारा आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। लेकिन अगर बोलता है हमारा संविधान लागू कब हुआ था, तो जब लागू वर्ड जो बोल देगा ना, तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? जब लागू बोलेगा तो हमारा 26 जनवरी 1950, और जब अंगीकृत बोलेगा या आत्मार्पित बोल दिया, अधिनियमित बोल दिया, तो हमारा हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, अब देखिए आपने एक क्वेश्चन यहाँ पे देखा कि उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन में कौन सा शब्द जोड़ा गया, और उससे आपने कितना तथ्य देख लिया। अब बताइए, एक क्वेश्चन से आप 50 आंसर देने के काबिल हो गए। तो यहाँ हमारे जो भी हमारी संस्था जो के तिवारी प्लेटफॉर्म पे है, तो यहाँ न सिर्फ केवल आपको MCQ क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, हमारा पूरा कोशिश रहता है कि आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट भी दें। अब देखिए जरूरी नहीं है कि एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछेगा, हालांकि ये रिपीटेड मतलब क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, पिछले दरोगा हुआ या फिर और भी एग्जाम हुए, यहाँ पे PCS हुआ, किसी भी एग्जाम में अगर पूछे हुए क्वेश्चन है, लेकिन जरूरी तो नहीं है यही क्वेश्चन पूछेगा, इससे संबंधित भी तो क्वेश्चन पूछेगा। तो ये हमारे लिए काफ़ी मतलब जरूरी हो जाता है कि हम सारे तथ्यों को जान लें। कल को अगर ये नहीं पूछ के ये पूछ लिया कि न्याय के बारे में पूछ लिया, अगर पूछ लिया कि कब संविधान लागू हुआ था, कब अंगीकृत हुआ था, तो कैसे आप बताएंगे? आपने तो रट लिया समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, तो क्या इससे सॉल्व कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ये तो हमारा हो गया, संशोधन हुआ था, उसके तहत जोड़ा गया था। अब हम देखते हैं एक हम और चीज़ देखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए यहाँ पे। अब ये जो हमारा ये जो शब्द जो जोड़ा गया था ये वाला, तो ये इसका डेट भी देख लेंगे, कब इसको ऐड किया गया था। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे 3 जनवरी 77 को। ठीक है, ये डेट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 3 जनवरी 1977 को हमारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, 3 शब्द जोड़ा गया। ठीक है, इसको याद करते चलेंगे। ठीक है, ये आपका डेट ये हो गया 3 जनवरी 1977। ठीक है, अब आइए हम आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं इसका डिटेल देखेंगे। जैसा मैंने बताया कि आपके लिए वो भी हम लोग लाए हैं ताकि आप सुन भी लें और देख भी लें और अपने माइंड में सेट भी कर लें अच्छे से, ताकि आपके माइंड में इतने अच्छे से सेट हो जाए कि आपको दोबारा रिवीजन करने की भी जरूरत नहीं पड़े। ठीक है, अब चलिए आइए हम देखते हैं अगला इसका क्या क्या कहता है। ठीक है, यहाँ पे तो ऑलरेडी मैंने सब आपको बता दिया है और आपको याद भी हो गया होगा। तो इसमें हम देखते हैं इसमें क्या बोलते हैं। यहाँ पे जो बोल रहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, देखिए यहाँ वही चीज़ है, 13 दिसंबर 1946 संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी उसी दिन। तो उस दिन बोल रहा है 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक। देखिए यहाँ वही बात है, उद्देशिका प्रस्तुत किया गया। उद्देशिका बोलिए, इसको उद्देश्य प्रस्ताव बोलिए, प्रस्ताव बोलिए या प्रस्तावना बोल दीजिए, प्रस्तावना, क्योंकि आगे चलकर इसका नाम प्रस्तावना ही पड़ा। अच्छा, एक हम और तथ्य जानेंगे यहाँ पे। जब प्रस्तावना का जिक्र हो ही गया तो हम ये देखेंगे प्रस्तावना का जो विचार है वो किस देश से लिया गया है और इसकी जो भाषा है वो किस देश से लिया गया है। तो यहाँ पे इसके बारे में हम देखेंगे जो इसका विचार है प्रस्तावना का, वो हमारा USA के संविधान से लिया गया है और जो हमारा इसका भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अब आपको लग रहा होगा कि ये संविधान से दूसरे देश के संविधान से क्यों लिया गया है। तो हमारा जो संविधान बना है वो आंतरिक स्रोत और बाह्य स्रोत दोनों से मिलकर बना है। न सिर्फ ऐसा नहीं है कि सब चीज़ मतलब अपने भारत में ही बना हुआ है, कुछ हमने हमको अगर अच्छा लगा तो कुछ हम लोग दूसरे देशों से भी हम लोग वो तथ्य लिए हैं, अपने में लिए हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा है हमारे संविधान बनाने में जो स्रोत का, वो भारत शासन अधिनियम 1935 है।
उसमें सबसे ज़्यादा हमने तथ्य जो लिया है हम लोग उसी से लिया है। लेकिन देखिए यहाँ पे प्रस्तावना का विचार हो गया यूएसए से लिया गया है, भाषा ऑस्ट्रेलिया से, जैसे हम लोग देखेंगे मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है, मौलिक अधिकार यूएसए के संविधान से लिया गया है। तो आगे हम लोग वो भी जानेंगे धीरे धीरे। फिलहाल हम देखते हैं ये हमारी चर्चा करते हैं, इसी पे रहते हैं। तो 22 जनवरी 1947 को संविधान द्वारा स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, तो ये डेट आपने ऑलरेडी देख लिया है। देखिए दोनों डेट याद कर लीजिए। 13 दिसंबर 1946 को वो पेश करते हैं संविधान सभा में, और 22 जनवरी 1947 को वो क्या होता है, संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। अब आगे हम देखेंगे, आगे चलकर इसी का नाम प्रस्तावना पड़ा, आपको बता दिया गया है। ठीक है, तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अपने नेक्स्ट देखते हैं। अब आइए यहाँ देखते हैं। देखिए ये आपको बता दिया। अच्छा, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है, जो हमारा 42वां संविधान संशोधन था उसको लघु संविधान भी कहते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछता है कि लघु संविधान के नाम से किस संविधान संशोधन को जानते हैं, तो क्या होगा हमारा 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं। 42वां संविधान संशोधन जो हमारा हुआ था 1976 में हुआ था, और इसको लघु संविधान के नाम से जानते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका भी डीप टॉपिक आगे पढ़ाते चलेंगे। हमने जो बोलते हैं ना, आपको हमारा पूरा टारगेट है कि आपको बेहतर से बेहतर नॉलेज दे सके। देखिए यहाँ पे जो 42वां है उसको लघु संविधान कहा जाता है। यहाँ पे देखिए प्रस्तावना में अब तक केवल एक ही बार संशोधन किया गया है, जो 3 शब्द जोड़ा गया, आपको बता दिया गया है। वो 3 शब्द कौन सा है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं हमारा। देखिए प्रकाश वर्ष का चर्चा किया यहाँ पे, प्रकाश वर्ष के बारे में यहाँ पूछ रहा है, उसके बारे में हम देखेंगे प्रकाश वर्ष क्या है। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है प्रकाश वर्ष बराबर होता है, यहाँ पे दे रहा है ऑप्शन में 9.46 गुना 10 का पावर 15, फिर बी में दे रहा है 9.46 गुना 10 का पावर 12, 9.46 गुना 10 का पावर 0, 9.46 गुना 10 का पावर 10। अच्छा, देखकर हम रटेंगे नहीं क्वेश्चन, ऐसे नहीं कि हम आपको यहाँ पे आंसर टिक कर दिए हैं, आप रट लिए, फिर जानेंगे कैसे आप। तो हम देखेंगे सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे। अच्छा ये देखिए हमारा जो ये जितना भी क्वेश्चन है यहाँ पे सब में मीटर होगा। ठीक है, ये सब मीटर में दिया हुआ है, ये मीटर में है, मीटर। अब हम ये देखेंगे प्रकाश वर्ष जो होता है हमारा किसकी मापने की इकाई है, तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी मापने की इकाई है। प्रकाश वर्ष से क्या मापा जाता है, दूरी। अब यहाँ पे इसका मान पूछ रहा है कि भाई किसके बराबर है। अब देखेंगे प्रकाश वर्ष जो बराबर होता है हमारा, देखिए प्रकाश वर्ष जो हमारा एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुना 10 का पावर 15 मीटर। देखिए जरूरी नहीं कि एग्जाम में मीटर में ही दे, आप ऑप्शन पहले देख लीजिएगा कि वो मीटर में दिया है या किलोमीटर में दिया हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है हमारे ऑप्शन में भी ये मीटर में दिया हुआ है, तो हमारा क्या हुआ प्रकाश वर्ष हो गया आपका 9.46 गुना 10 का पावर 15 मीटर। तो चूंकि ये मीटर में दिया है तो एक बार ऑप्शन को आप देखिए, यहाँ देखिए पहला हमारा ऑप्शन है 9.46 गुना 10 का पावर 15 मीटर, क्या हो गया सही। अब ये तो हो गया जब मीटर में दिया है तो आपका ऑप्शन हो गया। अगर इसकी जगह किलोमीटर में दे देता तो क्या होता, तो आइए उसको देखते हैं। अगर इसको किलोमीटर में दिया रहता तो ऐसे देता 9.46 गुना 10 का पावर 12 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए हमारा ये 2 हो गया। अभी हम अगर आपको ऑप्शन देकर याद करा दिए रहते तो आपकी तो माइंड में ये सेट हो जाता। अगर एग्जाम में किलोमीटर में दे दिया रहता तो आप ये कहाँ से आपको पता चलता। अगर इसी में लगा दिया, मानिए कि इसको मीटर की जगह किलोमीटर अगर लगा देता है तो आप तो याद ये रटे हुए 9.46 गुना 10 का पावर 15 मीटर, तो यही मारेंगे ना, तो क्या हो जाएगा गलती। और आपको लगेगा कि यार संस्था में भी गलत पढ़ाया गया, यही बताया गया था, हमने तो सही मारा, लेकिन क्या होगा आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोनों याद करते चलेंगे हम लोग। पहला हम देखेंगे 9, अगर मीटर में पूछेगा तो 9.46 गुना 10 का पावर 15 मीटर। अगर किलोमीटर में पूछता है तो 9.46 गुना 10 का पावर 12 किलोमीटर। ठीक है, अब देखेंगे जो दूरी मापने की इकाई है तो सबसे बड़ी इकाई क्या है दूरी मापने की। प्रकाश वर्ष से तो दूरी मापा जाता है, लेकिन जो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है तो वो पारसेक है। अब आइए पारसेक को देख लेते हैं एक बार, यहाँ पारसेक देखेंगे। ठीक है, देखिए ये जो पारसेक है ये दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। तो अब इसका हम देख लेंगे इसका क्या मान होता है। तो हमारा एक पारसेक बराबर होता है आपका, वो हम देखेंगे आपका 3.26 प्रकाश वर्ष। ये हमारा हो गया एक पारसेक, अब हमारा हो गया 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है, अब देखिए जरूरी नहीं है प्रकाश वर्ष ऐसे ही दिया हो, इसका दूसरा मान भी दे सकता है, तो उसको भी आइए देखते हैं हम। तो एक दूसरा हो जाएगा या 3.08 गुना 10 का पावर 16 मीटर। देखिए अगर मीटर में दिया रहेगा तो ऐसे देगा। अब सेम जैसे हमने यहाँ बताया, अगर मीटर में दिया रहेगा तो ये हो गया, किलोमीटर में दिया रहेगा तो ये हो गया, तो इसके साथ भी तो वो कंडीशन आ सकता है ना। तो देखिए इसका मान हम एक और देखेंगे, अगर यह
3.08 10 की पावर 16 मीटर है। अगर मीटर में भी नहीं दिया रहा है, आपका ये प्रकाश वर्ष में नहीं दिया रहा है, मीटर में नहीं दिया रहा है, तो ऐसे दिया रहेगा 3.08 गुना 10 का पावर 16 सॉरी 13 किलोमीटर। एक मिनट, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, सॉरी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा किलोमीटर में ना पूछ रहा है, तो यहाँ हो जाएगा 13। हुआ आपको क्लियर? यहाँ पे हम लोग देखें, यहाँ पे जो क्वेश्चन था प्रकाश वर्ष बराबर होता है, तो बराबर के साथ साथ हम लोग पार्सेक का भी देख लिए। ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं, हम लोग आगे देखते हैं इसका थोड़ा डिटेल देखेंगे हम, थोड़ा क्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे वही चीज़ दिया हुआ है जो आप अभी याद कर चुके होंगे। अब देखिए यहाँ पे जो पूछ रहा है आपका प्रकाश वर्ष दूरी, अच्छा देखिए प्रकाश वर्ष किसका, दूरी मापने की इकाई है। आगे आपको क्लियर यहाँ पे हो गया, दूरी मापने की इकाई है। अब हम आगे देखेंगे दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, पार्सेक। ये भी आपको पढ़ा दिया गया अभी। अब देखिए एक पार्सेक आपका दे रहा है 3.26 प्रकाश वर्ष। क्या दिया, 3.26 प्रकाश वर्ष। अब आगे देखेंगे हम, हमारा दिया या देखिए ये दिया हो या ये दिया हो या ये दिया हो, तीनों में से कोई भी आपके एग्जाम में दिया हो सकता है, तो आपको तीनों याद कर लेना है, माइंड में सेट कर देना है। तो एक पार्सेक आपका हो गया 3.26 प्रकाश वर्ष। फिर देखेंगे 3.08 गुना 10 का पावर 16 मीटर। देखिए यहाँ पे मीटर में दिया हुआ है, मीटर, ये ध्यान में रखेंगे, मीटर है ये। फिर 3.08 गुना 10 का पावर 13 किलोमीटर। क्लियर हुआ सबको? हम लोगों ने देखा प्रकाश वर्ष देख लिया, पार्सेक देख लिया। तो देखिए यहाँ पे जितने भी आपको क्वेश्चन करा रहे हैं मिसलेनियस क्वेश्चन कराया जा रहा है, ना कि केवल एक सब्जेक्ट से क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं, आपको सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन यहाँ पे दिए जा रहे हैं, ताकि आपका कम समय में बहुत अच्छा तैयारी हो सके। आपको जब एग्ज़ाम, अभी तो एग्ज़ाम की वैकेंसी अभी नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, अगर आप अभी से तैयारी करना शुरू कर देते हैं तब तक आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर हो सकती है। और न केवल ये बिहार दरोगा में, कोई PCS, मतलब ईच एंड एवरी गवर्नमेंट एग्जाम में आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। आप PCS देते हैं, UPSC, BPSC, NTPC, जिस भी एग्ज़ाम में आप बैठते हैं, जो भी GS वाले फैकल्टी हैं, सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यह नहीं सोचना है कि हाँ अगर हम इसकी तैयारी करते हैं तो बस इसी एग्ज़ाम में पूछेगा, ऐसा नहीं होता है। ये आपके सबके एग्ज़ाम में पूछेगा। ठीक है, ठीक है, आइए हम अगला देखते हैं प्रकाश वर्ष। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अब देखिए ये आ गया सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल के बारे में यहाँ पूछ दिया। तो हमारा क्या पूछ रहा है यहाँ पे, लोथल के बारे में पूछ रहा है लोथल किस नदी के किनारे है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये लोथल यहाँ पे दिया हुआ है। ऑप्शन भी एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे रावी दिया है, सिंधु दिया है, भोगवा दिया है, मादर दिया है। नाम थोड़ा अजीब लग रहा होगा आपको, लेकिन सब नदी का ही नाम है। ठीक है, ये सब नदी का ही नाम है, और पूछ रहा है कि किस नदी के किनारे है लोथल, जो स्थान है आपका वो किस नदी के किनारे है। तो आइए हम कुछ और स्थल के भी नाम देखेंगे और उसके साथ साथ नदी के भी नाम देखेंगे। तो हम देखते हैं सबसे पहले हड़प्पा। हड़प्पा जो हमारा है, सभी जानते होंगे सिंधु घाटी की स्थल है हड़प्पा। तो हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे है, तो हड़प्पा हमारा हो जाएगा रावी नदी के किनारे। अब देखेंगे यहाँ पे मोहनजोदड़ो। अगर कोई भी बच्चे तैयारी करते होंगे तो वे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो तो जरूर सुनते होंगे, चाहे उन्हें और कुछ याद हो चाहे नहीं हो, माइंड में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सुन के ही लग जाता है यार सिंधु सभ्यता के बारे में ही चर्चा की जा रही है। तो आइए मोहनजोदड़ो के बारे में देखते हैं यहाँ पे। तो हमारा जो मोहनजोदड़ो है, जो हमारा किस नदी के किनारे, सिंधु, ये हमारा हो गया सिंधु नदी के किनारे। अब इसके साथ साथ हम दो और स्थल देखेंगे जो सिंधु नदी के किनारे हैं। ठीक है, साथ साथ इसलिए आपको बताते चल रहे हैं एक ही नदी का, ताकि आपको याद करने में काफ़ी इजी हो। आप एकदम माइंड में सेट करें और बोले तो धड़धड़ा के पूरा एकदम खत्म कर दे एक सांस में। ठीक है, तो हड़प्पा रावी नदी के, मोहनजोदड़ो हो गया। अब देखिए चुनहुदड़ो हो गया, और एक कोटजीदी। ये जो तीनों स्थल आपके पाए गए हैं सिंधु नदी के तट पे। ठीक है, यहाँ पे हड़प्पा रावी नदी के तट पे है, मोहनजोदड़ो, चुनहुदड़ो और कोटदीजी सिंधु नदी के तट पे है। चुनहुदड़ो नाम अजीब लग रहा होगा, पर यहाँ पे जितने भी मेकअप के सामान हैं सब यहीं से हम लोग को मिले थे इसके साक्ष्य। ठीक है, लिपस्टिक, मेकअप का जितना भी सामान है यहाँ से मिले थे। ठीक है, अब मोहनजोदड़ो हो गया, चुनहुदड़ो हो गया, कोटदीजी हो गया। अब देखेंगे हम लोग रोपड़ भी स्थल है, वो आपका हो जाएगा सतलज नदी के किनारे। ठीक है, तो आप यहाँ पे रोपड़ देख लिए। अब रंगपुर देखेंगे, रंगपुर जो हमारा है मादर नदी के तट पे है। धौलावीरा
आपका लूनी नदी के तट पे है। कालीबंगन, कालीबंगन जो है वो घग्गर नदी के तट पे। सुतका, सुतका जो है वो शादीकौर, शादीकौर नदी है उसके किनारे है, ठीक है। और हम लोग देखेंगे लोथल, देखिए यहाँ पे लोथल दिया हुआ है, तो लोथल का भी देखते हैं यहाँ पे हम। लोथल भोगवा नदी के तट पे है। आलमगीर देखेंगे, आलमगीर, देखिए जितने भी करारे हैं ये सारे स्थल है, और कौन सा स्थल किस नदी के किनारे वो आपको बता रहे हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है आपके एग्जाम में लोथल ही पूछेगा, लोथल के अलावे भी हैं स्थल, वो भी पूछ सकता है। तो ऐसा अगर हम करते हैं, अगर हम उसके साथ पूरा स्थल ही याद करते हैं तो क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं हमसे। ये नहीं कि सेट मारने जा रहे हैं बस एक याद करके रट लिए, जरूरी नहीं है वही आएगा, तो हम सब स्थल देखते चलेंगे, ठीक है। आलमगीर जो हमारा है वो हिंडन नदी के तट पे है। अब देखिए सुतकागी डोर है वो दास्क नदी के तट पे है। दास्क नदी के तट पे है। वनमाली जो हमारा है वो रंगोई नदी के तट पे है, ठीक है। अब आइए पहले इसको ऑप्शन को हम देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिया है। लोथल, लोथल किस नदी के तट पे है, तो लोथल हमारा हो गया रावी दिया ऑप्शन में, सिंधु दिया है, भोगवा दिया है, मादर दिया है। अच्छा ये तो आपको ऑप्शन दिख गया, तो अब तो इतना सारा देख लिए, अब तो आप ये जान सकते हैं ना रावी किस स्थल के तट पे है। अब देखिए यहाँ पे रावी दिया है हड़प्पा, तो यहाँ पे रावी नदी के तट पे कौन है, हड़प्पा। सिंधु नदी के तट पे कौन सा है, हम लोग तीन देखें, मोहनजोदड़ो, चिन्हुदड़ो, कुटदीजी। भोगवा है, देखिए यहाँ पे हमने बताया आपको लोथल भोगवा नदी के तट पे है, तो यहाँ पे क्या हुआ लोथल, क्या पूछ रहा है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, भोगवा नदी के तट पे है। अब यहाँ पे देखिए चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं, मादर जो है वो, मादर नदी जो है वो किस स्थल के तट पे है, तो रंगपुर जो है वो हमारा मादर नदी के तट पे है, ठीक है। आपको क्लियर हो गया, ये चारों ऑप्शन भी क्लियर हुआ, साथ साथ आप लोथल के साथ इतने सारे स्थल भी जान गए कि ये सारे जो स्थल है वो किस किस नदी के तट पे है। अब आइए इसको हम थोड़ा सा डीप में ही देखेंगे, वही चीज़ को आप देखेंगे फिर से पूरा डीप में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा स्थल है। देखिए वही चीज़ है जो आपको अभी बताया गया है, अब यहाँ पे आप देखिए और इसको अच्छे से अपने माइंड में सेट करते चलिए, ठीक है। अब देखिए हम देखते हैं यहाँ पे हड़प्पा, देखिए जिस तरह आपको क्रम में बताया गया उसी तरह यहाँ पे हमारी टीम सजा कर रखी है ताकि आपको काफ़ी मतलब इजी रहे, कन्फ्यूजन नहीं रहे। अब सिंधु आ गया तो कभी कन्फ्यूजन ये हो जाएगा कि मोहनजोदड़ो था, कुटदीजी था, चुंदुड़ो था, सब में सिंधु सिंधु तो बहुत पढ़े थे, लेकिन अभी क्या होगा माइंड में आपके लगेगा खट से, अरे 3 स्थल हम सिंधु में पढ़े हुए थे, तो वो 3 स्थल आपके सामने हैं, ठीक है। अब देखिए हड़प्पा हो गया रावी नदी के तट पे, अब यहाँ पे दिया चुन्हुदुड़ो, तो देखिए चुन्हुदुड़ो हो गया, कुटदीजी हमारा हो गया और मोहनजोदड़ो हो गया, ये किस नदी के तट पे है आपका, सिंधु। देखिए तीनों का क्या हो गया, सिंधु। क्लियर हुआ, हड़प्पा रावी नदी के तट पे, मोहनजोदड़ो, चुन्हुदुड़ो और कुटदीजी आपका सिंधु नदी के तट पे हो गया, धौलावीरा जो है आपका लूनी नदी के तट पे हो गया, वनमाली रंगोई नदी के तट पे। देखिए ये सारे नदी दिए हुए हैं आपके, और ये जो सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल है आपके सामने। कालीबंगन, देखिए कालीबंगन से काली चूड़िया भी मिला था हमें, तो ये किस नदी पे है, घग्गर नदी पे, ये हमारा राजस्थान में है, ठीक है। कालीबंगन राजस्थान में, इसी तरह आपको आगे भी डीप पढ़ाया जाएगा इनके बारे में। फिलहाल आप देखिए ये किस नदी के किनारे है। अच्छा हम एक और चीज़ देखेंगे, जो हमारा हड़प्पा जो था स्थल उसकी खोज कब की गई थी, 1921 में। अच्छा इससे दयाराम सैनी का भी नाम हम लोग माइंड में रखेंगे, पूछ सकता है कि हड़प्पा की खोज किसने की थी, तो इसे काफ़ी ज़्यादा दयाराम सैनी जो है इससे संबंधित है, तो उसको याद करेंगे। एक हम लोग मोहनजोदड़ो का भी देखेंगे 1922 में। देखिए दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जो बच्चे जिनकी अच्छी तैयारी भी नहीं रहती है या फिर जो उतने अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, वे कम से कम इतना तो सुने होते हैं हड़प्पा मोहनजोदड़ो, तो ये तो उन्हें पता रहता है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं। बाकी सब देखिए आपके सामने कितने सारा, हमने आगे भी देखेंगे, हम यहाँ पे आगे भी चलते हैं, देखिए आगे भी हम देखेंगे, हमारा यहाँ पे देखिए आगे भी है। ऐसे तो हम आपको सब याद करा चुके हैं, लेकिन ये भी आप देखते चलेंगे तो काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए रंगपुर, तो हमारा जो रंगपुर है किस नदी के किनारे है, तो मादर। रोपड़ जो हो गया हमारा जो स्थल है, रोपड़ सतलज नदी के किनारे हो गया। लोथल जो स्थल है, देखिए लोथल ही क्वेश्चन में दिया हुआ था हमारा, लोथल किस नदी के किनारे है, तो लोथल क्या था, भोगवा। अब भोगवा लोथल के साथ आप देखिए कितने स्थल याद करते चले। आलमगीर जो है, आलमगीर जो स्थल है वो हमारा हिंडन नदी के तट पे है। सोतका जो हमारा स्थल है वो शादी कौर
अब देखिए स से सुतका, स से शादी कौर, इस तरह रिलेट करके आप इसको याद करते चलेंगे, ठीक है। सुतकांगे डोर जो हमारा है वो दाश्क नदी के तट पे है। अच्छा, एक चीज़ और हम देख लेंगे, हम सिंधु घाटी की चौहद्दी देख लेते हैं। इससे क्या होगा कि थोड़ा और तथ्य हम जान जाएंगे। ऐसे तो नदी स्थल तो देख लिए, आइए थोड़ा सिंधु घाटी की चौहद्दी भी देख लेते हैं, ठीक है। चौहद्दी का क्या मतलब हुआ? हम लोग बचपन से चौहद्दी पढ़ते हैं, देश में अपने देश का चौहद्दी पढ़ेंगे, भारत का, बिहार का, कहीं का भी जो भी जिस स्टेट में रहते हैं उसकी चौहद्दी पढ़ते ही हैं। तो हम यहाँ पे सिंधु घाटी चौहद्दी करने का क्या मतलब है? उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूरब में क्या है, पश्चिम में क्या है? तो आइए देखते हैं। उत्तर में जो हमारा है जम्मू कश्मीर में, ये हमारा जम्मू कश्मीर में हो गया मांदा। क्या हो गया? मांदा। और इसका भी नदी देखेंगे, जो मांदा है वो किस नदी के किनारे है? तो चिनाव, ये हो गया चिनाव, ठीक है। दक्षिण में आते हैं तो दक्षिण में जो हमारा स्थल है दाइमाबाद। दाइमाबाद जो है कहाँ है हमारा? तो ये हमारे भारत देश में महाराष्ट्र में है। तो ये देखेंगे हम लोग महाराष्ट्र में है दाइमाबाद। और ये जो दाइमाबाद है वो किस नदी के किनारे है? देखिए हम लोग क्या क्या यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ तो पहले बात को हम उत्तर में क्या है वो भी जान रहे हैं, किस स्टेट में है, कहाँ है वो जान रहे हैं, और साथ ही साथ हम लोग नदी में देखते चल रहे हैं। देखिए एक मतलब पॉइंट से हम लोग कितना सारा क्वेश्चन आंसर देखते चल रहे हैं। अब बताइए, ये आपके सामने तो ऐसे 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, पर वो 10 क्वेश्चन के साथ आपको कितना सारा कंटेंट दिया जा रहा है, कितना सारा आपको समझ दिया जा रहा है, क्योंकि आपका अच्छा तैयारी हो सके, इसलिए हमारी टीम इतना मेहनत कर रही है आपके लिए, ठीक है। हम आगे देखते हैं। इसके पूरब में आलमगीर देखेंगे। आलमगीर किस तो आलमगीर ये हमारा यूपी में है। आलमगीरपुर देखेंगे हम अपना, यूपी में है। किस नदी के किनारे है? तो हिंडन नदी। देखिए उत्तर में मांदा, जम्मू कश्मीर में चिनाव नदी। दक्षिण में हो गया दाइमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है, गोदावरी नदी। पूरब में हम देखेंगे आलमगीरपुर, हिंडन नदी के तट पे, और हमारा यूपी में है। अब हम देखेंगे इधर पश्चिम में सुत कागी डोर। अच्छा, ये हमारे भारत में नहीं है, ये बलूचिस्तान क्षेत्र में है, ठीक है। इसको हम देखिए, ये हमारा जो जितना भी तीनों एरिया देखे हम लोग भारत में था, लेकिन ये जो सुतकांगे डोर है ये हमारा कहाँ है? बलूचिस्तान, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, उसी में है। तो ये इसका नदी देखेंगे हम लोग दाश्क नदी। देखिए यहाँ वही दिया है, सुतकांगे डोर, दाश्क नदी। तो हम देख लिए उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूरब में क्या है, पश्चिम में क्या है। तो उत्तर में हमारा मांदा, दक्षिण में दाइमाबाद, पूरब में आलमगीरपुर, और पश्चिम में आपका सुतकांगे डोर। क्लियर हुआ सबको? चलिए हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक है। अब आइए, यहाँ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया, पुस्तक के बारे में पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? हमारा पुस्तक पूछ रहा है कि ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। अब देखिए यहाँ पर पूछ रहा है हिंद स्वराज के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? हिंद स्वराज पुस्तक है जो भी है, उसके लेखक कौन थे, कौन लिखा है हिंद स्वराज? अब देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन में दिया बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी। अब आइए पहले तो हम इन जितने भी ऑप्शन हैं इनके कुछ कुछ प्रमुख पुस्तक को भी देखते चलते हैं, ठीक है। अब एक हिंद स्वराज तो देखेंगे ही, साथ साथ इन लोगों जितने भी ऑप्शन में दिए हैं इनके भी हम लोग कुछ कुछ पुस्तक याद करते चलेंगे। थोड़ा थोड़ा कर करके हम काफ़ी पुस्तक का नाम याद कर लेंगे, माइंड में सेट हो जाएगा हमारा। देखिए बाल गंगाधर तिलक का हम देखेंगे, यहाँ से आप 2 याद कीजिए। एक है दैनिक केसरी, दैनिक केसरी याद करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में काफ़ी पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। दैनिक केसरी किसके द्वारा लिखा गया है? और देखिए इससे एक और तथ्य याद कीजिए, ये भी पूछा जाता है किस भाषा में लिखा गया है। ये दैनिक केसरी जो है वो क्या देखेंगे हम लोग? मराठा, ये मराठी लैंग्वेज में लिखा हुआ है दैनिक केसरी, ठीक है। अब एक और हम देखेंगे हमारा इसी से साप्ताहिक द मराठा, इसका भी हम देखेंगे। ये हम लोग किसका देख रहे हैं? बाल गंगाधर तिलक का देख रहे हैं। क्या देखें? दैनिक केसरी और साप्ताहिक द मराठा। अब देखिए द तो इंग्लिश वर्ड है ना, द लगाते हैं इंग्लिश वर्ड में, साप्ताहिक द मराठा। अब यहाँ पर पूछेगा अगर कि ये किस भाषा में लिखा गया है, तो आप सोचेंगे यहाँ मराठा लगा है तो मराठी मारो, लेकिन ये गलत हो जाएगा। यहाँ देखिए अगर कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि उनका जो दैनिक केसरी था किस लैंग्वेज में था, साप्ताहिक द मराठा, तो यहाँ पे हम लोग द देखते हैं, जो द लिखा हुआ है इंग्लिश वर्ड है, द से याद करेंगे तो ये इंग्लिश है, ठीक है। अंग्रेजी में देखेंगे, ये जो लिखा हुआ है अंग्रेजी में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बाल गंगाधर तिलक का देखें दैनिक केसरी जो कि मराठा में, और आपका जो साप्ताहिक द मराठा हो गया अंग्रेजी में हो गया। उसी तरह हम लोग गोपाल कृष्ण गोखले को देखेंगे। अच्छा, गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? महात्मा गांधी से इनका कोई संबंध था या नहीं, ये भी देखेंगे। तो ये गोपाल कृष्ण जो गोखले थे वो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे,
देखिए महात्मा गांधी के ये गुरु थे, देखिए यहाँ पे ये चेला हो गए, ये गुरु हो गए, उनके ऊपर ही गुरु है। देखिए इत्तेफाक से यहाँ गुरु, देखिए गुरु का स्थान तो हमेशा ऊपर ही रहता है। और देखिए ऑप्शन में भी हमारे, अब ऐसे अनजाने में कही या फिर जिस तरह, देखिए इनके गुरु यहाँ पे जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, ये इनके राजनीतिक गुरु हैं। आप देखेंगे इनके गुरु ये हो गए। अच्छा, इनके भी गुरु हैं, इनके भी क्या कौन सा गुरु हैं, इनको भी देख लेंगे हम लोग। तो गोपाल कृष्ण गोखले के जो गुरु थे वो एमजी रनाडे थे। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या देखें, महात्मा गांधी के गुरु देखें गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु देख लिया आप एमजी रनाडे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये भी माइंड में सेट करते चलेंगे। माइंड ये नहीं करना है, मतलब माइंड में ये सेट नहीं करना है कि यार पुस्तक पढ़ रहे हैं तो पुस्तक ही के बारे में देखेंगे, क्यों, उसके साथ जितने भी तथ्य है उसको भी देखते चलेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लिया आपको बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक, आपका दैनिक केसरी और साप्ताहिक द मराठा। आगे हम देखें यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले को देखेंगे तो इनका एक हम याद कर लेते हैं, नेशन। ठीक है, कभी कभी पूछा जाता है नेशन किनके द्वारा लिखे गए, नेशन के लेखक कौन है, तो गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, तो यहाँ हम लोग ये तो जाने कि महात्मा गांधी के गुरु थे, साथ ही साथ ये देखिए नेशन उनका लिखा हुआ है। ठीक है, अब आइए महात्मा गांधी पे हम आते हैं। तो महात्मा गांधी के कौन कौन से थे, ऐसे तो बहुत सारे, सबके बहुत सारे लिखे हुए होते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ प्रमुख प्रमुख देखते हैं। अब हर चीज़ याद करना पॉसिबल नहीं है, और अगर हम याद करा भी दें तो आपके माइंड में सेट नहीं होगा, हमेशा कन्फ्यूजन होते रहेगा। तो पहले थोड़ा थोड़ा तथ्य जानते जानते चलेंगे, फिर बाद में ज़्यादा से ज़्यादा जानेंगे। तो महात्मा गांधी के बारे में देखते हैं। तो देखिए यहाँ हम देखेंगे जो हमारा, देखिए यहाँ हम देखेंगे महात्मा गांधी का हिंद स्वराज, हिंद स्वराज हो गया, यंग इंडिया हो गया, हरिजन हो गया, नवजीवन हो गया। देखिए ये महात्मा गांधी के। अब देखिए और देखिए पाथवे टू गॉड हो गया, एथिकल रिलीजन हो गया, और एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ऐसे तो सब इंपॉर्टेंट है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। तो महात्मा गांधी का देख लिए हम लोग क्या क्या, हिंद स्वराज, यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, पाथवे टू गॉड, एथिकल रिलीजन और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। अब देखिए यहाँ क्या आ गया, हिंद स्वराज, और हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था, हिंद स्वराज के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। अब आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है, अब आप तो जज कर लेंगे ना। यहाँ पे देखिए क्या है ऑप्शन में, हमारे सी में क्या है, महात्मा गांधी। तो हमारा क्या ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी। तो हम लोग यहाँ महात्मा गांधी की देख लिए, हिंद स्वराज याद करते चलेंगे इसको हम। ठीक है, देखिए अगर कोई भी ऐसे पुस्तक का नाम अगर बहुत ज़्यादा हम लोग पढ़ते हैं तो उसको काउंट करते चलते हैं। तो वैसे क्या होता है, माइंड में सेट होता है कि हम यहाँ से कितना पढ़े, कितना हम देखें, कितना याद किए। ठीक है, यहाँ पे हमने बाल गंगाधर तिलक के बारे में आपको बताया था 2, दैनिक केसरी, साप्ताहिक द मराठा। फिर हम आगे आपको बताए थे गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में, तो उनका एक बताएं, नेशन। महात्मा गांधी का देखेंगे हम तो हिंद स्वराज। देखिए काउंट करते चलिए ताकि माइंड में सेट रहे और मतलब लगे कि हाँ हम इतना पढ़े थे, रिकॉल करते रहे आप उसको। ठीक है, कभी वजह से मिस हो जाता है तो फिर लगेगा कि अरे कुछ तो मिस हो रहा है, क्योंकि हम 5 पढ़े थे, 4 पढ़े थे। तो ठीक है, तो हम देखेंगे सबसे पहले कि हिंद स्वराज देख लिए, यंग इंडिया देख लिए, नवजीवन, हरिजन, पाथवे टू गॉड, एथिकल रिलीजन, फिर माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, क्या हम लोग पढ़ लिए, महात्मा गांधी का देख लिए। अब देखेंगे दादा भाई नौरोजी, देखिएगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दादा भाई नौरोजी। ये भी काफ़ी, इसमें जितने भी ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं सब अपनी जगह पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाए हैं। ठीक है, दादा भाई नौरोजी के बारे में हम पहले देखेंगे। अच्छा पहले हम इसकी पुस्तक को देख लेते हैं, इसकी इनकी जो पुस्तक है वो देखेंगे। देखिए पोवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, क्या है पुस्तक, पोवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। काफ़ी सेट में आपको मिला होगा, अगर आप अच्छे से तैयारी करते होंगे, सेट बनाए होंगे तो आपको कई बार मिला होगा। क्या है पुस्तक, पोवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसी में दादा भाई नौरोजी ने धन निकासन का सिद्धांत दिया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है, दादा भाई नौरोजी जो हमारे थे धन निकासन का सिद्धांत किसमें दिए थे, तो क्या पुस्तक है आपका, पोवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। एक और इनका पुस्तक देखेंगे, राष्ट्रीय गफ्तूर। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर इनका कोई पुस्तक है तो पोवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसी में उन्होंने धन निकासन का सिद्धांत दिया था, और ये भी बताया था कि प्रति व्यक्ति आय की गणना जो इसमें किए थे वो तो बताए थे प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया था। ठीक है, क्लियर होते चला। अब देखेंगे हम कुछ और तथ्य जानेंगे इनके बारे में। जो हमारे दादा भाई नौरोजी हैं, ये इनको क्या कहा जाता था, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। क्या बोला जाता था, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इसको हिंदी में वयोवृद्ध पुरुष। तो हमारा ये क्वेश्चन देखिए और तैयार होता है, पूछेगा अगर वयोवृद्ध पुरुष के नाम से किन्हें जाना जाता है,
तो दादा भाई नौरोजी को, किसको जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी। या अगर पूछता है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो वो भी हो जाएंगे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन कोई बात नहीं। अब देखिए, ये इतने इंपॉर्टेंट आदमी है। जब हमारा कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, आगे हम पढ़ेंगे हिस्ट्री में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कांग्रेस अधिवेशन के बारे में। कौन नहीं जानता? 1885 में जो हुआ था, तो जब हुआ था तो उसमें दादा भाई नौरोजी 3 बार अध्यक्षता किए थे इसकी। कितनी बार किए थे? 3 बार इसकी अध्यक्षता किए थे। अच्छा, इसमें दो जो है, देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले भी किए थे, महात्मा गांधी भी 1 बार किए थे अपने जीवन काल में, और दादा भाई नौरोजी को हम देखेंगे क्योंकि इनको ग्रैंड ओल्ड मैन बोला जाता था, तो ये जानना भी जरूरी है कि कब कब ये अध्यक्षता किए थे। 3 बार तो किए थे। आइए इनका सन थोड़ा देख लेते हैं हम। 1885 में तो हमारा कांग्रेस का स्थापना हुआ था, लेकिन देखिए इनका जो हुआ था, ये जो किए थे, यहाँ देखिए 1886 में किए थे। ठीक है, 1893 में किए थे, और 1906 में। देखिए अपने जीवन काल में ये 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। कब कब किए थे? 1886 में देख लेंगे, 1893 में देख लेंगे, 1906 में देख लेंगे। देखिए, याद हुआ आपको? 3 बार किए थे, 1886, 1893 और 1906 में किए थे। ठीक है, अपने जीवन काल में अध्यक्षता किए थे। अच्छा देखिए, जो 1906 में जो कांग्रेस अध्यक्षता किए थे, उसी में सबसे पहले इन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। काफी इंपॉर्टेंट है, बोलेगा अगर क्वेश्चन पूछता है स्वराज शब्द का सबसे पहला प्रयोग कौन से कांग्रेस अधिवेशन में हुआ था, तो आप ये बताएंगे कब? तो 1906 वाले। ठीक है, अब हम देखेंगे, आगे चलते हैं। अब इनका ही पुस्तक हम लोग आगे देखेंगे, जो हमारे एक स्लाइड पे है, जो देखकर आपको वही चीज़ है जो मैंने आपको पढ़ाया, तो वो आपको पढ़ाने के साथ साथ आपको उसका भी स्लाइड एक तैयार किया गया है, ताकि आप देख लें, और उस पर भी देखकर जो भी थोड़ा बहुत अगर कन्फ्यूजन हो, यार कैसे लिखा जाता है, थोड़ा देख लेते तो और माइंड में सेट हो जाता, तो वो भी आपकी सुविधा यहाँ पे दी गई है आपको। तो आइए हम देखते हैं, अगले स्लाइड में हम उसको देखेंगे, इन सारे चारों व्यक्तियों के बारे में। देखिए यहाँ आ गया, वही चीज़ है जो हमने पढ़ा था अभी। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं महात्मा गांधी के बारे में। सबसे पहले दे रहा है आपको महात्मा गांधी, हिंद स्वराज। क्वेश्चन में हमारा यही था, हिंद स्वराज। अब देखिए, यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन, एथिकल रिलीजन, पाथवे टू गॉड, और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। याद किए, हिंद स्वराज, यंग इंडिया, नवजीवन, एथिकल रिलीजन, पाथवे टू गॉड, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। याद हुआ? और हरिज। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7, क्या हुआ? अभी आपने 7 याद कर लिया, तो जब भी आपको रिपीट करना हो, उंगली निकालिए, माइंड में सेट कीजिए, 7 पढ़े हुए थे। तो हिंद स्वराज हो गया आपका, यंग इंडिया हो गया, हरिजन हो गया, नवजीवन हो गया आपका, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ हो गया, फिर आप पाथवे टू गॉड हो गया आपका, और एथिकल रिलीजन हो गया। ठीक है, हो गया, क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे देखेंगे आपके गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में जो दिया हुआ है, और बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक, दादा भाई नौरोजी की पुस्तक जो आपने अभी याद किया है, उसी के बारे में देखेंगे। अच्छा, ये यंग इंडिया जो है वो एक लाला लाजपत राय का भी है। तो ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर ऑप्शन में दिया रहता है, अगर क्वेश्चन पूछता है यंग इंडिया किसका लिखा हुआ है, तो ऑप्शन में अगर यहाँ पे महात्मा गांधी नहीं देता है, अगर लाला लाजपत राय देता है, तो आप वो भी टिक आउट कर सकते हैं, क्योंकि उनका भी एक पुस्तक का नाम यंग इंडिया है। ठीक है, और अगर न्यू इंडिया दिया हो, देखिए यहाँ पे यंग इंडिया दिया है, अगर न्यू इंडिया दिया हो, न्यू इंडिया, तो ये हमारा किसका हो जाएगा? एनी बेसेंट का। इसको भी याद करते चलेंगे, जो भी इससे रिलेटेड तथ्य आते जाएंगे तो वो हम आपका क्लियर कराते चलेंगे। एनी बेसेंट जो थी कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली विदेशी महिला थी। महिला में पहली थी, लेकिन विदेशी महिला थी। ठीक है, और भारतीय जो महिला की थी वो सरोजनी नायडू की थी। अब देखिए एनी बेसेंट कहाँ की थी? तो आयरलैंड की थी। ये इनका जगह जो था वो आयरलैंड की थी। और हम क्या देखें एनी बेसेंट से, क्या देखें? न्यू इंडिया पुस्तक, तो ये इनका है। अब देखिए कंफ्यूजन नहीं हो, यंग इंडिया न्यू इंडिया में कंफ्यूजन नहीं हो, तो वो भी आपको क्लियर कराते चल रहा है। तो ठीक है, हम अगला देखेंगे, आपके अगले स्लाइड में देखते हैं और कौन कौन सा पुस्तक के बारे में चर्चा किया गया है। चलिए देखिए, यहाँ पे वही चीज़ दिया हुआ है बाल गंगाधर तिलक के बारे में। बाल गंगाधर तिलक जो है हमारे, उनके बारे में दिया है दैनिक केसरी। देखिए मराठी शब्द में, देखिए मराठी में दिया हुआ है। फिर आपका साप्ताहिक द मराठा अंग्रेजी में है। ये पूछता है, ये बगल में, इसको हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी ये पूछ देता है दैनिक केसरी किस लैंग्वेज में है, साप्ताहिक द मराठा किस लैंग्वेज में है। तो आप ये नहीं कि इसको छोड़ दें, ये लिखने का हमारा यही उद्देश्य है कि आपको ये भी पता चले कि वो किस लैंग्वेज में है। तो यहाँ पे देखिए साप्ताहिक द मराठा जो है अंग्रेजी में है। अब देखिए एक गीता रहस्य, गीता रहस्य भी जो भी है वो भी बाल गंगाधर तिलक का है। ठीक है, तो क्या देखिए हम लोग दैनिक केसरी मराठी में है, साप्ताहिक द मराठा अंग्रेजी में है, और एक गीता रहस्य हो गया, वो किसका है? बाल गंगाधर तिलक। तो कितना हम लोग याद किए यहाँ पे? 3, दैनिक केसरी, साप्ताहिक द मराठा और गीता रहस्य। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे गोपाल कृष्ण गोखले।
तो इनके देखेंगे यहाँ पे नेशन, यहाँ से हम लोग क्या याद किए, एक याद किए, ठीक है, माइंड में सेट करते चलिएगा, क्योंकि काउंट कीजिएगा तो आपको ईजी होगा याद करने में। अब हम देखते हैं दादा भाई नौरोजी। तो देखिए यहाँ पे पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, देखिए ये सब एक ही में है, ये नहीं कि आप इसको इन इंडिया अलग समझ लें, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये सब नाम एक ही में है। तो ये किसका है, दादा भाई नौरोजी का। अब एक और याद करेंगे, रश्क गफ्तूर, तो इनका हम लोग कितना देखें यहाँ पे, 2, क्लियर हुआ सबको। बाल गंगाधर तिलक का 3 देखें, गोपाल कृष्ण गोखले का 1 देखें, और दादा भाई नौरोजी का 2 देखें, ठीक है। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए यहाँ हमारा क्वेश्चन क्या है, थायमीन है, थायमीन क्या है, पता है आपको थायमीन क्या है? और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, देखिए यहाँ विटामिन का नाम दिया हुआ है और पूछ रहा है थायमीन क्या है। तो ये जो विटामिन है इसमें किसी ना किसी का ये रासायनिक नाम होगा, थायमीन किसका है। अब यहाँ पे दिया ऑप्शन में विटामिन B11, विटामिन B12, विटामिन B6, विटामिन B1। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं विटामिन के बारे में। तो विटामिन का जो आविष्कारक थे, जो खोज किए थे, वो फंक किए थे 1911 में। कौन किए थे, फंक, फंक किए थे कब, 1911 में। अच्छा, विटामिन के बारे में तो हम देखें कि वे आविष्कार फंक किए थे 1911 में किए थे। और ये जानेंगे, एक और बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है वो जानेंगे, अगर पूछता है कौन सा ऐसा विटामिन है जो जल में घुलनशील है, कौन सा ऐसा विटामिन है जो जल में घुलनशील है, तो हम देखेंगे यहाँ पे विटामिन B और विटामिन C, ये जो दोनों विटामिन है आपका, ये जल में घुल जाता है, ठीक है। अब होता है कि एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि वसा में कौन सा घुलनशील है। तो वसा में हम लोग देखेंगे, वसा या कार्बनिक आप घोलक में देख लें तो वो आपका होता है, आप देखिए 2 जब छट गया तो जितना रेस्ट जो बचा वो उसमें चला जाएगा। तो बस हम 2 याद करेंगे कि विटामिन B और C जल में घुलनशील है। और नेक्स्ट जो हमारा है वो कौन कौन सा, तो आइए देखते हैं। जो हमारा A हो गया, देखिए ABC, B तो इसमें चला गया। अब देखिए D हो गया, E हो गया और K हो गया, ये जो 4 हैं इसको हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, ये वसा में घुलनशील है। तो जल में जो घुलनशील हमारा जो विटामिन है वो B और C हो गया, और वसा में जो हमारा है वो ADEK हो गया। क्लियर हुआ सबको। आइए इसके बारे में और भी तथ्य हम लोग जानेंगे, और भी हम लोग तथ्य देखेंगे। अब आइए कुछ विटामिन, कुछ नहीं लगभग सभी की विटामिन और विटामिन के रासायनिक नाम हम लोग देखते चलेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे सबको देखते चलेंगे। अब आइए देखते हैं विटामिन ग्रुप को देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे विटामिन B1 लेते हैं, B2, B3, B5, B6, B7, B11 और B12, इन सब के रासायनिक नाम देखेंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पे थायमीन दिया है तो बस एग्जाम में थायमीन नहीं पूछेगा, इसलिए सबका याद कर लेंगे तो जरूर हो जाएगा कि हमसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, चाहे वो किसी का भी पूछे। तो विटामिन B1 को क्या बोलते हैं हम लोग, थायमीन, मतलब इसको रासायनिक नाम है थायमीन, इसका रासायनिक नाम है। विटामिन B1 का नाम, रासायनिक नाम थायमीन है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा था, थायमीन है। ऑप्शन में देखेंगे विटामिन B11, 12, B6, B1। तो देखिए यहाँ पर B1 दिया तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, B1। विटामिन B1 को थायमीन बोला जाता है। अब देखिए विटामिन B2 को क्या बोला जाता है, तो राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। विटामिन B1 को राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 को नियासिन, विटामिन B5 को पेंटोथेनिक अम्ल, विटामिन B5 को पेंटोथेनिक अम्ल, विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन। इसको भी याद करते चलेंगे ताकि आपको सब याद रहे हमेशा के लिए। B7 को बायोटीन, B यहाँ पे 11 जो दिया है इसको हम लोग बोलते हैं फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड बोलिए या फॉलिक अम्ल बोलिए, फॉलिक एसिड हो गया। और B12 को साइनोकोबालामीन, क्या बोलेंगे, साइनोकोबालामीन। देखिए ये हम लोग B ग्रुप वाले को देख लिए, आगे भी हम देखेंगे EDEK को भी देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे B को क्या क्या देखें हम लोग, देखिए फिर से इसको रिपीट करा देते हैं हम आपको। देखिए B1 को क्या बोले, थायमीन, विटामिन जो B1 है उसका रासायनिक नाम है थायमीन। B2 का
राइबोफ्लेविन, B3 का नियासिन, B4 नहीं देखेंगे, B5 देखेंगे पेंटोथेनिक अम्ल, B6 को देखेंगे पायरिडॉक्सिन, B7 को देखेंगे बायोटीन, B11 को देखेंगे फॉलिक एसिड और B12 को देखेंगे साइनोकोबालामीन। ठीक है, यहाँ देखिए। अब यहाँ पे हम लोग ये याद करेंगे, ठीक है, ये हम लोग विटामिन का रासायनिक नाम देख लिए। आगे हम लोग इसका ये भी देखेंगे कि इससे कौन कौन सा बीमारी होता है। पहले आप ये रासायनिक नाम याद करिए, ठीक है। विटामिन B1 थायमीन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 नियासिन, विटामिन B5 पेंटोथेनिक अम्ल, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, विटामिन B7 बायोटीन, विटामिन B11 हो जाएगा फॉलिक एसिड, आपका ये फॉलिक एसिड हो गया, और विटामिन B12 हो गया आपका साइनोकोबालामीन। अब देखिए, अगर आपसे पूछता है कि कौन से विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो आपका यही हो गया, क्या हो गया, विटामिन B12 में क्या पाया जाता है, कोबाल्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, VBI है आपके लिए, ऐसे तो सभी VBI है। तो पूछता है अगर किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो आपका क्या हो गया, विटामिन B12। ठीक है, ये क्लियर हुआ आप लोग को। अब हम आगे इसमें देखेंगे, जो भी और बचा हुआ है उसको भी देखेंगे। हमारा क्या बचा, विटामिन ए, तो उसका रासायनिक नाम हम लोग देखेंगे। तो हमारा देखिए विटामिन ए हो गया, उसका रासायनिक नाम जो हमारा हो गया रेटिनॉल। क्या बोलेंगे उसको, रेटिनॉल बोलेंगे। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। अब देखिए बी ग्रुप तो हम लोग देख लिए, अब सी को देखेंगे। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। क्या बोलेंगे उसको, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी को देखेंगे तो कैल्सीफिरोल। क्या हो गया, कैल्सीफिरोल। विटामिन ई को देखेंगे आप, ई, टोकोफिरोल। इसका रासायनिक नाम याद कर रहे हैं, ठीक है। ये सब हम लोग जितना भी देख रहे हैं वो रासायनिक नाम ही है। और के को देखेंगे हम, फिलोक्विनोन। के का रासायनिक नाम क्या है, फिलोक्विनोन। ठीक है, अब देखिए हमने पूरे विटामिन का रासायनिक नाम देख लिया और इसको याद करते चलेंगे। यहाँ से अब आइए स्टार्टिंग से कर लेते हैं। विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है, रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम है। ठीक है, एग्जाम में रासायनिक नाम ही ज़्यादा पूछता है, ये नहीं कि ए पूछ दिया बी पूछ दिया, ऐसे नहीं पूछता है। रासायनिक नाम देकर पूछेगा कि ये किस विटामिन का रासायनिक नाम है, या विटामिन का नाम देकर पूछेगा इसका रासायनिक नाम क्या है। तो ए का देख लिए रेटिनॉल, सी का देख लिए एस्कॉर्बिक एसिड, डी का देख लिए कैल्सीफिरोल, ई का देख लिए टोकोफिरोल और के का देख लिए आप फिलोक्विनोन। अब यहाँ पे देखिए B1 का थायमीन, B2 का राइबोफ्लेविन, B3 का नियासिन, B5 का पेंटोथेनिक अम्ल, B6 का पायरिडॉक्सिन, B7 का बायोटीन और B11 का फॉलिक एसिड और B12 का साइनोकोबालामीन। और हम साइनोकोबालामीन के बारे में क्या देखें, कोबाल्ट पाया जाता है उसमें। क्या पाया जाता है, कोबाल्ट। तो किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, इसी को ही देखेंगे फिर से आपको। अब सामने से आपको दिखाते हैं स्लाइड पे, तो आइए हम आगे देखेंगे। इसका तो हम आंसर करा दिए आपको, इसका थायमीन है विटामिन B1। देखिए यहाँ पे B1 थायमीन, रासायनिक नाम सबका। अब आपको पूछेगा नियासिन है, तो आप क्या बोलेंगे, विटामिन B3। अगर पूछा पेंटोथेनिक अम्ल है तो क्या है, विटामिन B5 का। ठीक है, आगे देखिए। देखिए यहाँ पे वही चीज़ है, विटामिन का आविष्कार किसने किया, फंक ने किया। कब किया, 1911 में किया। ठीक है, क्लियर है। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, बी और सी आपको बता दिया गया है। फिर अगला हम देखेंगे वसा या कार्बनिक घोलकों में घुलनशील विटामिन, तो क्या है आपका विटामिन A, D, E, K। अच्छा, कंफ्यूजन अगर कभी हो जाए, BC माइंड में सेट किए रहिएगा, जो बचेगा वो वसा में हो जाएगा। BC एक लैब में बोल देना है BC, तो क्या हो जाता है आपका, जल में घुलनशील हो जाता है। फिर हम देखेंगे वसा में घुलनशील, तो A, D, E, K। ठीक है, याद हो गया आपको। अब अगले स्लाइड पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे वही चीज़ आ गया, आपको विटामिन का रासायनिक नाम। यहाँ से हम लोग कुछ और तथ्य जानते चलेंगे, ना सिर्फ विटामिन के बारे, विटामिन का रासायनिक नाम देखेंगे, उससे होने वाली बीमारी को भी देखते चलेंगे, ताकि कल को अगर पूछ दे आपसे कि अच्छा विटामिन ए से कौन सा बीमारी होता है, तो आप क्या बोलेंगे, बस रासायनिक नाम याद है और कुछ नहीं। तो आपको रासायनिक नाम के साथ साथ आपको उस बीमारी का भी मतलब बताते चलेंगे कि कौन सी बीमारी से वो होता है। ठीक है, तो आइए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले विटामिन से ये हो गया, ये जितने भी हैं विटामिन हो गए, और ये आपका हो गया रासायनिक नाम। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं विटामिन ए, तो हमने बता दिया विटामिन ए को रेटिनॉल, उसका रासायनिक नाम हो गया। अच्छा, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एक चीज़ तो हम लोग जानते हैं, पढ़ते हैं, रतौंधी कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है, तो याद करके रखे हुए हैं विटामिन ए। तो सिर्फ रतौंधी नहीं ना आएगा, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे विटामिन ए से रेटिनॉल जो इसका रासायनिक नाम है, उससे कौन कौन सा बीमारी होता है।
तो रतौंधी हो गया, आंखों में संक्रमण हो गया, और एक जीरोप्लैथेमिया देखिएगा यहाँ पे, देखिए रतौंधी हो गया, एक जीरोप्लैथेमिया हो गया, इसको याद करेंगे। इसको भी याद करते चलेंगे कि जरूरी नहीं है कि आपको रतौंधी ही दे, जीरोप्लैथेमिया, और आंखों में संक्रमण देख लेंगे। ये चीज हम लोग जाने इसका विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, जीरोप्लैथेमिया और आंखों में संक्रमण, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे विटामिन सी, देखिए हम लोग यहाँ पे जो स्लाइड पे आपको जो हमारी टीम जो तैयार करती है, जो भी टेक्निकल टीम है वो तैयार जो करती है, वो आपको मतलब कंफ्यूजन के कारण नहीं, देखिए बी ग्रुप को अलग हमने रखा है और जो रेस्ट बचा है उसको एक स्लाइड में रखा हुआ है, ताकि घिचमिच नहीं हो आपके माइंड में, आपको अच्छे से क्लियर करा सके हम। यहाँ देखिए विटामिन जो विटामिन सी है उसका क्या है, स्कॉर्बिक एसिड, क्या है, स्कॉर्बिक एसिड। अच्छा ये देखिए इसका बहुत अच्छा इसका है स्कॉर्बिक एसिड, अगर आप याद कर लेते हैं तो इससे होने वाली बीमारी स्कॉर्बी हो गया। मसूड़े में जो भी फूलन हो जाती है, मसूड़ों का फूलना हो गया, ब्लड आता है, तो वो क्या हो जाता है, विटामिन सी की कमी से होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे विटामिन डी, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल हो गया। अब विटामिन डी का हम बीमारी देखेंगे, इससे कौन सा बीमारी होता है, इससे दो बीमारी देखेंगे, एक वयस्क में देखेंगे और एक बच्चों में देखेंगे। तो बच्चों में हम रिकेट्स देखेंगे, रिकेट्स सबको पता होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। तो रिकेट्स क्या होता है, बच्चों में पाया जाता है। और बड़े में क्या होता है, विटामिन डी की कमी से, तो बड़े में जो होता है उसको बोलते हैं ऑस्टियोमलेशिया, क्या बोलते हैं, ऑस्टियोमलेशिया। आइए देखते हैं हम इसको इससे दो देखेंगे, हम रिकेट्स देखेंगे, ये क्या हो जाता है, बच्चों में हो जाता है। और एक देखेंगे ऑस्टियोमलेशिया, देखेंगे नाम जो बड़ा बड़ा है आप इसको तोड़कर याद कर सकते हैं, मलेशिया जगह का नाम है, फिर ऑस्ट्रियो, ये ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे। ये हो जाता है आपका वयस्क में। क्लियर हुआ सबको, विटामिन डी की कमी से हम लोग कौन कौन सा बीमारी देखें, पहले तो इसको कहते हैं कैल्सीफेरॉल, रासायनिक नाम है इसका। फिर हम देखेंगे रिकेट्स जो होता है बच्चों में होता है, और ऑस्टियोमलेशिया जो होता है वयस्क में होता है। अब देखेंगे विटामिन ई, विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल, इससे क्या होता है, तो इससे जनन शक्ति जो होता है वही कमजोर हो जाता है। तो इससे महिलाओं में आप कह सकते हैं बांझपन की जो बीमारी होती है विटामिन ई की कमी से होती है। पुरुषों में आप बोल सकते हैं नपुंसकता, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जनन शक्ति का कमजोर होना। अब विटामिन के क्या होता है, इसका रासायनिक नाम क्या है, फिलोक्विनोन। अच्छा इसका नाम अजीब अजीब है तो आपको लग रहा होगा कि यार बहुत टफ है, याद नहीं हो सकता है, तो फील देखिए फिलोक्विनोन, क्वीन जो होता है ना, क्वीन याद कर लीजिए, और फील करना है क्या, क्वीन को, तो फिलोक्विनोन, ठीक है। अब इससे कौन सा हमारा बीमारी होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है, इससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूछता है कि रक्त का थक्का किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो विटामिन क्या हो गया हमारा, विटामिन के, विटामिन के से क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया सबका, ये आपका ए हो गया, विटामिन सी हो गया, विटामिन डी हो गया, ई हो गया और के हो गया। आगे हम देखेंगे बी ग्रुप वाले विटामिन को। आइए आगे अब हम देखते हैं बी वाले को। अब देखिए यहाँ पे बी वाले आ गए, रासायनिक नाम आपने याद कर लिया होगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे इसके बारे में, जो B1, यही क्वेश्चन पूछा था, थायमीन, थायमीन इसका रासायनिक नाम है। और इससे क्या बीमारी होता है हम देख लेंगे, बेरी बेरी बीमारी जो है देखेंगे। क्या देख लिए, विटामिन B1 से थायमीन, इसका रासायनिक नाम है थायमीन, और बीमारी होता है बेरी, ठीक है। आगे हम देखेंगे विटामिन B2, इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, और इससे हमारा कौन कौन सा बीमारी होता है, तो हम देखेंगे कि त्वचा का फटना, जिह्वा का फटना, आंखों का लाल होना, क्या हो जाता है, विटामिन B2 से। क्या होता है, त्वचा जिसका फट जाता है तो उसमें विटामिन 2 की, अच्छा हमको ये याद करना बहुत जरूरी है। अगर हमको थोड़ा बहुत कोई ऐसा सिम्टम्स दिखता है तो हम अगर ये जान जाएंगे कि किस विटामिन के कारण, कमी के कारण हो रहा है, तो वो चीज़ हम खाने पीने लग जाएंगे तो कहीं ठीक हो जाए, डॉक्टर के पास जाकर पैसा बर्बाद भी नहीं होगा हमारा। तो ये सब जानकारी हमारी जनरल यूज़, मतलब रेगुलर यूज़ में भी काफ़ी ज़रूरत है इसका। अब देखिए विटामिन B2 का हम देखिए राइबोफ्लेविन, तो त्वचा का फटना हो गया, आंखों का लाल हो गया, जीवा का फटना, जीभ का फटना वो हो गया। अब विटामिन B3 देखेंगे, तो देखिए इसका नाम है निकोटिनेमाइड, या अगर ये दिया हो या नियासिन, क्या देखेंगे, निकोटिनेमाइड या नियासिन, क्या हो गया, विटामिन B3। इससे कौन कौन सा बीमारी होता है, तो देखिए पेलाग्रा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान दीजिएगा पेलाग्रा, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी 1275 वाले दरोगा मेंस में क्वेश्चन ये पूछा था। पेलाग्रा
किस विटामिन की कमी से होता है? तो हमारा ऑप्शन में दिया हुआ था, ऑप्शन में आपका नियासिन, नियासिन पूछा था, तो क्यों कौन सा? विटामिन B3। पेलाग्रा हो गया आपका, और एक देखेंगे 4D सिंड्रोम, 4D सिंड्रोम। दो देखे हैं यहाँ पे हम, विटामिन B3 की कमी से क्या देखें? पेलाग्रा और 4D सिंड्रोम। इसलिए आपको बोल रहे हैं कि विटामिन का रासायनिक नाम भी याद करना। अब अच्छा देखिए, जो पहला हमारा जो क्वेश्चन था थायमीन का जो पूछा हुआ था, वो किस विटामिन का पूछ रहा था रासायनिक नाम है, तो वो भी पूछा हुआ क्वेश्चन था। तो देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन था, तो थायमीन कहाँ आया? अभी जो 1275 वाला जो दरोगा एग्जाम हुआ था मेंस में, उसमें आपको पेलाग्रा पूछ दिया था। तो ये जरूरी है हमारे साथ कि अगर हम विटामिन का नाम देख रहे हैं तो उसका रासायनिक नाम भी याद करते चले, उससे संबंधित होने वाली बीमारी को भी देखते चले, ताकि जिससे भी क्वेश्चन पूछे हम बना लें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका हो गया पेलाग्रा, और 4D सिंड्रोम किससे हो गया? विटामिन B3 से। अब हम आगे देखेंगे विटामिन B5। इसका रासायनिक नाम क्या है? पेंटोथेनिक अम्ल। ये नाम थोड़ा बड़ा बड़ा है, तो इसको तोड़ तोड़ के पढ़िए। पेंटोथेनिक, तो पेंटोथेनिक अम्ल किसको बोला जाता है? विटामिन B5 का रासायनिक नाम है। अब इससे हम जो बीमारी देखेंगे विटामिन B5 से कौन कौन सा बीमारी होता है, तो मंद बुद्धि, दिमाग कमजोर हो गया, याददाश्त कमजोर हो गया, तो समझिए विटामिन 5 की कमी है आपको, मंद बुद्धि हो गया। फिर आपका हो जाता है इसमें बाल का सफ़ेद होना। ठीक है, तो इसका हो गया मंद बुद्धि, बाल का सफ़ेद होना। अब हम आगे देखेंगे यहाँ पे आपका विटामिन B6, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इसका मंद बुद्धि और बाल का सफ़ेद होना, बाल सफ़ेद देख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे विटामिन B6 के बारे में, तो पारीडॉक्सिन, क्या बोलते हैं? पारीडॉक्सिन। अच्छा, इसको एकदम इजीली आप याद कीजिए, यहाँ मिट गया थोड़ा सा, क्लियर आपको दिखना भी चाहिए ताकि आप अच्छे से याद कर सकें। ठीक है, तो ये हो गया पारीडॉक्सिन, इसको तोड़ के पढ़ दीजिए, पारीडॉक्सिन। तो पारीडॉक्सिन, तो विटामिन B6 से कौन सा बीमारी होता है हमें? तो इसका हम देखेंगे एनीमिया, एनीमिया हो गया आपका। और स्किन जो डिजीज होता है, तो त्वचा रोग होता है, वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, त्वचा रोग। ठीक है, ये हमारे विटामिन 6 की कमी से होता है। अब अगला देखेंगे विटामिन B7। B7 क्या हो गया? उसका रासायनिक नाम होता है बायोटीन, B7 से बायोटीन। और देखिए आजकल इसको, ये सबको आजकल कॉमन हो गया है विटामिन 6-7 की कमी। क्या होता है? बाल सबका गिर रहा है, शरीर में दर्द रह रहा है, तो हम लोग क्या याद करेंगे? विटामिन B7। इससे क्या क्या बीमारी हो जाता है? आपका बाल का गिरना, बाल गिरना, फिर शरीर में दर्द, शरीर में दर्द, और लकवा जो बीमारी होता है वो भी इसी से होता है, इसी की कमी से, विटामिन B7 से ही लकवा और बाल गिरना, शरीर में दर्द, ये सब होता है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे विटामिन B11, फॉलिक अम्ल। विटामिन B11 फॉलिक अम्ल, इससे क्या क्या बीमारी होता है? तो आपका एनीमिया होता है, और एक पेचिस रोग सुने होंगे, पेचिस, पेचिस होता है। क्या देखें हम लोग? विटामिन B11 से, जो कि फॉलिक अम्ल हुआ, एनीमिया और पेचिस रोग। अब देखेंगे हाँ विटामिन B12, तो विटामिन B12 जिसको बताए थे, जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, इसका रासायनिक नाम देखें साइनोकोबालामीन। और इससे जो हमारा बीमारी होता है वो हो गया एनीमिया, एनीमिया हो गया। और पांडु रोग एक देख लेंगे, पांडु रोग। ठीक है, क्या देखिए हम लोग दो बीमारी देखी इससे, विटामिन B12 से, एनीमिया और पांडु रोग। अच्छा देखिए यहाँ पे अगर ऑप्शन में दिया रहे हैं कि एनीमिया किस किस विटामिन की कमी से होता है, तो यहाँ 3 हम लोग देखें, एक B6 देखें, B11 देखें और B12 देखें। देखिए तीनों से क्या होता है? एनीमिया की कमी होती है। तो 3 हम लोग यहाँ देख लिए, B6, B11 और B12, तीनों से एनीमिया बीमारी होती है। और देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा, विटामिन 11 से क्या है, 12 से क्या है। तो देखिए दोनों में एनीमिया तो है, लेकिन विटामिन 11 में पेचिस है और विटामिन 12 में पांडु रोग है। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? ये हम लोग देखें विटामिन और उसकी रासायनिक नाम, साथ साथ हम लोगों ने बीमारी भी देखा कि उसे कौन कौन सा बीमारी होता है। ठीक है, अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखेंगे हम लोग। अब देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? दिवस याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो सब एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन बिहार जो दरोगा का एग्जाम होता है उसमें भी पूछे जाते हैं। उसमें तो मस्त होता है प्रीलिम्स में पूछना, और ये जितने भी एग्जाम होते हैं तो एक दिवस से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो यहाँ पे आपको कुछ कुछ दिवस हम लोग कोशिश करेंगे कि हर एक सेशन में आपके लिए एक दिवस का क्वेश्चन लाए, ताकि धीरे धीरे आपको हर मंथ का दिवस इंपॉर्टेंट, जितना भी इंपॉर्टेंट दिवस है, याद करा दिया जाए। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं विश्व कैंसर दिवस, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा ऑप्शन है 4 जनवरी, 4 फरवरी, 4 दिसंबर, 4 अप्रैल। देखिए ऑप्शन भी उसी तरह देता है ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए। अगर आप सन याद, मतलब डेट याद कर लेते हैं, मंथ याद कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, चारों ऑप्शन में 4 दिया हुआ है, लेकिन मंथ का
अलग मंथ अलग अलग दिया है। तो यहाँ पे 4 जनवरी दिया है तो ये तो होगा नहीं, 4 फरवरी। अच्छा, विश्व कैंसर दिवस है तो वो 4 फरवरी को ही मनाया जाता है। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट हम दिवस भी देख लेते हैं, कुछ मतलब ये जनवरी का है, आपका फरवरी का है, जनवरी फरवरी का देख लेते हैं तब तक। और आपके नेक्स्ट वीडियोस में भी हम लोग देखेंगे, दिवस याद करते चलेंगे, ऐसे आपको हर एक मंथ का हम दिवस आपको याद करा देंगे, ठीक है। तो आइए आज हम अभी देखते हैं, हम लोग जनवरी की कुछ दिवस देखते हैं। तो हम देखेंगे जनवरी में हम देखेंगे 9 जनवरी, ठीक है। 9 जनवरी देखते हैं, 9 जनवरी देखेंगे। 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी दिवस। प्रवासी दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि महात्मा गांधी इसी दिन दक्षिण अफ्रीका से आए थे, तो उन्हीं के आने की खुशी में प्रवासी दिवस मनाया गया था। तो 9 जनवरी देख लिए, प्रवासी दिवस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पे आपका 9 जनवरी देख लिए। अब हम यहाँ पे देखिए आप 15 जनवरी, 15 जनवरी ये क्या होता है? 15 जनवरी को यहाँ पे देखिए प्रवासी दिवस, ये हो गया प्रवासी दिवस हो गया। ये 15 जनवरी को थल सेना दिवस, क्या हो गया? थल सेना दिवस। क्योंकि मैंने बोला था आपको कि अभी की जनवरी और फरवरी का भी आपको याद कराएंगे, लेकिन जब सेना की बात आ ही गई तो हम लोग तीनों सेना को एक बार देख लेते हैं ताकि माइंड में सेट हो जाए। अब ये नहीं कि बाद में अब अक्टूबर नवंबर आएगा, दिसंबर आएगा तब मैं पढ़ाऊंगी आपको, तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसलिए हम तीनों सेना, हमारे थल सेना है, जल सेना है, वायु सेना है, तीनों सेना को देखते चलेंगे, ठीक है। तो 15 जनवरी को आपका थल सेना दिवस हो गया। दूसरा हम देखेंगे 8 अक्टूबर। 8 जो अक्टूबर है उस दिन हम लोग देखेंगे हमारा वायु सेना दिवस है। तीनों सेना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देश की रक्षा करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, इसलिए हमें ये जरूर याद करना चाहिए। अब हम 4 देखेंगे, 4 दिसंबर। 4 दिसंबर को हम देखेंगे नौ सेना दिवस। नौ सेना बोलिए या जल सेना दिवस बोलिए, नौ सेना दिवस देखें। तो क्या हम देखें, यहाँ देखिए 9 को तो देखें प्रवासी दिवस हो गया। यहाँ पे सेना का देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेना का देखें आप 15 जनवरी को थल सेना दिवस, 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस और 4 दिसंबर को नौ सेना दिवस, ठीक है। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है, 15 जनवरी तो सबके माइंड में रहता है 15 जनवरी को थल सेना दिवस है, लेकिन वायु सेना दिवस और नौ सेना दिवस में कंफ्यूजन हो जाता है, पहले कौन था, अक्टूबर में कौन था, दिसंबर वाला कौन था। तो एक मतलब एक आप तरीके से हम आप याद कर सकते हैं इसको, अगर हम देखते हैं तो चलिए देखते हैं। अगर 15 जनवरी हो गया, 8 अक्टूबर, देखिए पहले अक्टूबर आ रहा है, फिर यहाँ पे दिसंबर आ रहा है, तो थल सेना दिवस हो गया, वायु सेना दिवस और नौ सेना दिवस। क्लियर हुआ आपको? आगे हम देखेंगे आपका 24 जनवरी को देखेंगे, ये राष्ट्रीय बालिका दिवस है आपका। इस दिन राष्ट्रीय बालिका दिवस। 25 जनवरी को देखेंगे हम लोग मतदाता दिवस है। एक 23 जनवरी हम लोग देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस दिन ये सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह पराक्रम दिवस, पहले यह नहीं मनाया जाता था, लेकिन 2021 से इसको मनाया जाने लगा। सरकार ने घोषित किया कि 23 जनवरी को अब पराक्रम दिवस के रूप में मतलब मनाया जाएगा। तो 23 जनवरी को हम लोग देखेंगे पराक्रम दिवस। तो हमारा देखिए हम लोग 9 जनवरी को प्रवासी दिवस, 15 जनवरी को थल सेना दिवस, 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस, 4 दिसंबर को नौ सेना दिवस, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस और 25 जनवरी को मतदाता दिवस। अब 23 जनवरी को हम लोग देख लेंगे पराक्रम दिवस। अब 31 जनवरी को हम लोग देख लेंगे शहीद दिवस। क्या देखेंगे? शहीद दिवस। ये आपका यहाँ पे देख लिया। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट देखेंगे हम लोग 12 जनवरी को, ठीक है। 12 जनवरी को होता है आपका राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। एक राष्ट्रीय होता है और एक विश्व वाला युवा दिवस होता है, दोनों देख लेंगे हम लोग यहीं पे। राष्ट्रीय युवा दिवस हो गया 12 जनवरी को। अच्छा, और एक 12 अगस्त अगर देख लेते हैं हम यहीं पे, तो 12 अगस्त को हो जाता है विश्व युवा दिवस। विश्व युवा दिवस देख लेंगे हम यहाँ पे। देखिए युवा दिवस से हम लोग 2 तथ्य यहाँ पे देख लिए, एक देख लिए राष्ट्रीय युवा दिवस, एक विश्व युवा दिवस। तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो हमारा होता है 12 जनवरी को, और जो विश्व युवा दिवस हो जाता है वो हमारा 12 अगस्त को। और ये जो 12 जनवरी वाला राष्ट्रीय युवा दिवस है, ये स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसी दिन हमारे स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था, ठीक है। अब हम देखेंगे आगे, हम फरवरी का भी कुछ सन देख लेंगे। तो फरवरी का हम देख लेंगे सबसे पहले 2 फरवरी को। 2 फरवरी को काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नम भूमि दिवस, या उसको आर्द्र भूमि दिवस बोल दीजिए, या वेटलैंड डे बोल दीजिए, तीनों बोल सकते हैं उसका। आर्द्र भूमि दिवस, नम भूमि दिवस या वेटलैंड डे। तो 2 फरवरी को हम लोग देखेंगे। 4 फरवरी को हमने देखा यहाँ पे कैंसर दिवस देख लिया 4 फरवरी को। फिर हम देखेंगे यहाँ पे, इसमें देखेंगे 28 फरवरी को देखेंगे। 28 फरवरी को हमारा विज्ञान दिवस मनाया जाता है।
और 21 फरवरी भी हम लोग यहाँ पे देख लेंगे साथ साथ। 21 फरवरी को हमारा मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जनवरी और फरवरी का दिवस देखें। आइए हम आगे इसको देखते हैं, दोबारा वहीं पे आपका रिपीट भी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका सन है, ऑलरेडी आप याद कर ही लिए होंगे अभी। देखते हैं इसको, यहाँ दिया है प्रवासी भारतीय दिवस। क्या हो गया आपका? 9 जनवरी। तो प्रवासी भारतीय दिवस क्या हो गया आपका? 9 जनवरी। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। विश्व युवा दिवस जो हो गया आपका 12 अगस्त को हो गया। फिर थल सेना दिवस जो हमारा हो गया 15 जनवरी। वायुसेना दिवस हो गया 8 अक्टूबर। नौसेना दिवस, जल सेना दिवस जो हमारा हो गया वह 4 दिसंबर। पराक्रम दिवस जो हो गया हमारा 23 जनवरी। क्लियर हुआ सबको? आगे हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखिए यहाँ पे वही चीज है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी। मतदाता दिवस 25 जनवरी। शहीद दिवस 30 जनवरी। अच्छा, इस दिन कुष्ठ निवारण दिवस भी मनाया जाता है। शहीद दिवस के दिन ही कुष्ठ निवारण दिवस भी मनाया जाता है 30 जनवरी को। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को। याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। आपको दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये दरोगा में भी पूछा हुआ और भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है आपका 21 फरवरी। कब है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस? 21 फरवरी। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। ये जितने भी सारे दिवस आपको कराए गए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और आपको हमेशा ये दिवस कराए जाएंगे ताकि आपको जनवरी से लेकर दिसंबर तक सब मंथ का आपको हर दिवस, हर प्रमुख दिवस आपको याद हो जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा, ओडोमीटर से क्या मापा जाता है? आइए ऑप्शन देखते हैं, इसमें क्या क्या दिया हुआ है हमारा। ओडोमीटर यहाँ पे पूछ रहा है ओडोमीटर से क्या मापा जाता है। तो ऑप्शन है यहाँ पे शक्ति, ईंधन खपत, बल, दूरी। दूरी। तो ओडोमीटर से यहाँ पे ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, दूरी। ओडोमीटर से गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी मापा जाता है। यह एक मापक यंत्र है, मतलब उससे गाड़ी द्वारा जितनी भी दूरी तय की जाती है वो मापा जाता है। जैसे हम देखते हैं ना, दूध लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता, इस तरह वही है ओडोमीटर से। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं, अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा मैथ्स आ गया। हर एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन हुआ, 4-5 हुआ, मैथ्स तो जरूरी है, उसमें पूछता ही पूछता है। तो आइए एक हम क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। यहाँ जो हमारे क्वेश्चन में जो बोल रहा है, यदि 35 व्यक्ति किसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं, तो यहाँ पे बोल रहा है 35 व्यक्ति किसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं, तो 15 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं? तो ऑप्शन आपका दिया है 18 दिन, 12 दिन, 14 दिन, 16 दिन। ये जीके तो नहीं है कि देखकर आपको ऑप्शन यहाँ पे टिक करवा दें, हम इसको बनाना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के पहले हम इसके लिए हम एक फॉर्मूला याद करेंगे, MDH बट्टा में लिखेंगे WR। अब देखिए यहाँ पे जो M है, यहाँ पे हम देखेंगे, क्लियर करते चलेंगे। यहाँ पे जो M है ये मैन पावर हो गया आपका, किसी व्यक्ति के बारे में जितना जो काम कर रहा है उसकी कार्य शक्ति को यहाँ पे दिखाएंगे। M हो गया आपका, जो D का मतलब है आपका दिन हो गया, डे, D से डे दिन। H हो गया आपका आवर मतलब घंटा। अब देखिए नीचे जो बटा की जो नीचे दिया हुआ है ये W का हो गया वर्क, काम कितना हो रहा है उसको हम देखेंगे। R जो आपका हो गया ये आपका दर हो गया, रेट। तो क्या देखिए हम लोग बटा के ऊपर, अगर हम हमारा दिन कोई किसी व्यक्ति का कार्य की मतलब किसी व्यक्ति की शक्ति दिखा रहा है तो उसको बटा के ऊपर रखेंगे। तो बटा के ऊपर हम लोग क्या क्या रखेंगे? तो मैन पावर, व्यक्ति की कार्य शक्ति, जो व्यक्ति के बारे में चर्चा करेगा, ऊपर रखेंगे बटा के ऊपर। ऊपर क्या रखेंगे? दिन रखेंगे और घंटा रखेंगे। और बटा के नीचे हम क्या रखेंगे? काम रखेंगे और दर रखेंगे। दोनों में से कोई एक चीज़ ही दिया रहेगा आपको। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम एक बट्टा का चिन्ह दे देते हैं, बीच में बराबर दे देंगे और फिर एक और बट्टा दे देते हैं, ताकि काफ़ी इजीली वे में हम लोग इसको समझ सकें। अब देखिए यहाँ पूछ रहा है क्वेश्चन, इसको रिपीट करेंगे हम लोग। यदि 35 व्यक्ति, तो व्यक्ति की चर्चा यहाँ पे क्या हुई है? यहाँ पे हम लोग देखे थे, अगर मैन पावर या व्यक्ति की चर्चा करें तो उसको बट्टा के ऊपर रखेंगे। तो 35 व्यक्ति कहाँ रखेंगे? ऊपर, बट्टा के ऊपर। 35 व्यक्ति किसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं। देखिए यहाँ डे, दिन ऊपर है, बट्टा के ऊपर, तो यहीं पे रखेंगे, 6 दिन में कर सकते हैं। अब आगे देखेंगे तो
अगर तो बोल दिया तो बटा के हम लोग उधर चलेंगे, बराबर के उधर चलेंगे। तो 15 व्यक्ति, तो 15 व्यक्ति ले लेते हैं। 15 व्यक्ति उसी कार्य को, एक मिनट यहाँ पे देखिएगा, 35 व्यक्ति किसी कार्य को, किसी कार्य को हम एक मान लेते हैं, ठीक है। तो मानिए वो कार्य एक है, तो उस कार्य को 35 व्यक्ति 6 दिन में करते हैं। देखिए वर्क नीचे है, तो यहाँ पे हम लोग एक को वर्क को नीचे कर लिए, बटा के नीचे। अब हम देखते हैं आगे दिया है 35 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं। तो 15 व्यक्ति है, तो देखिए 15 व्यक्ति उसी कार्य को, कार्य यही है, तो एक उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं 15 व्यक्ति। तो हम लोग इसको नहीं पता है तो x मान लेंगे, इसका जो दिन है हम लोग x मान लिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग ऊपर ऊपर काट सकते हैं और नीचे नीचे काट सकते हैं, या फिर ऊपर ऊपर नीचे ऐसे काट सकते हैं। ये नहीं कि ऐसे तिरछा तिरछी ऐसे काट देंगे, तिरछा तिरछी हमेशा गुना होता है, ये गुना होता है, न कि आपका कटेगा। तो हम इसमें अगर बराबर की कोई इधर सब कोई रहता है संख्या, तो ऊपर ऊपर हम लोग ऐसे काट देंगे, या नीचे नीचे काटेंगे, या ऊपर नीचे उसके रो में काटेंगे और इसके ऊपर नीचे काटेंगे। तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसको काटते हैं, 3 दूना 6, 3 बचे 15, 5 से जाएगा ये 5 सत्ते, तो ये हो गया 14 दिन, 7 दूना 14, तो एक हमारा क्या आ गया 14, तो 14 दिन हो गया हमारा, ठीक है। तो अभी ऑप्शन में देखते हैं हमारा 14 दिन है कि नहीं। तो देखिए हमारे ऑप्शन में है, यहाँ पे ऑप्शन सी में 14 दिन, तो क्या हुआ हमारा 14 दिन, इसका आंसर हो गया। क्लियर हुआ आपको? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रीजनिंग आ गया। रीजनिंग में हम देखेंगे क्या पूछ रहा है। यहाँ पे अगला पद पूछ रहा है, इसके आगे कौन सा पद होगा। देखिए यहाँ पे जो पद दिया हुआ है हम लोग उसी को देखेंगे, वो किस क्रम में लेके गया है, कैसे वो सजाया है, तो सेम हम भी आगे चलेंगे। तो अगला पद पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा है, C3 F6 I9 L12, और आगे का हमको बताना है। तो यहाँ पे अल्फाबेट को अगर देखते हैं CFIL, तो इससे क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग जो नंबर दिया है उसको भी एक बार देखेंगे, वो किस तरीके से आगे बढ़ा हुआ है, उसका क्रम देखेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ दिया है 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12 दिया है। तो हम देख रहे हैं 3 का वृद्धि हो रहा है इसमें, मतलब 3 का गुणज जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3 ही बढ़ा देंगे। तो 3 हम लोग 12 में 3 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 15 हो जाएगा। तो हमको ये तो पता चल गया कि हमारा 15 होगा। अब ये अल्फ़ाबेट क्या होगा ये तो नहीं पता है, तो हम देखेंगे ये जो C दिया है और 3 दिया है, एक अल्फ़ाबेटिक नंबर दिया हुआ है, तो वो एक दूसरे से कैसे संबंधित है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो 3 दिया हुआ है ये C का मान है, C का मान है। जैसे ABC हम लोग लिखते हैं ना, यहाँ पे ABC 1 2 नंबर पे आता है, ये 3 नंबर पे, तो वही 3 दिया हुआ मान दिया है। तो यहाँ पे जो 6 दिया हुआ है वो F का मान है, जो 9 दिया हुआ है वो I का मान है, और जो 12 दिया हुआ है वो L का मान है। तो हम ये देखेंगे जो हमारा 15 दिया हुआ है, जो हमारा 15 आगे होगा वो किसका मान है, तो 15 मान होता है O का। ठीक है, कोई भी रीजनिंग अगर बनाना है इस टाइप का, तो आपको सबसे पहले आपको मान याद करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। आप अल्फ़ाबेट का मान याद कर लीजिए, उसका अपोजिट याद कर लीजिए कि उसका उल्टा क्या होगा और उसका मान क्या होगा। तो हम इसका देख लिए, हमारा जो 15 हुआ, तो 15 किसका मान है, तो 15 O का मान होता है। तो आइए यहाँ पे ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए में ही है O15, तो हमारे क्या हो जाएगा, ये O15 हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हमारा जो 10 क्वेश्चन का जो सेशन हुआ वो समाप्त होता है, और उम्मीद करते हैं आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। और ऐसे ही हम आपके सामने कंटेंट नया नया लाते रहेंगे और आपको काफ़ी तथ्य देंगे ताकि आपका तैयारी काफ़ी बेहतर हो सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।